ना थके हैं पांव कभी, ना ही हिम्मत हारी है। मैंने देखे दौर कहीं, आज भी मेहनत जारी है। और आप लोगों को भी अपनी मेहनत तब तक करनी है जब तक कि आईआईटी एंट्रेंस क्लियर ना हो जाए। तो आप लोगों की मेहनत में थोड़ा सा इजाफा करने के लिए मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं रफ्तार बैच के अंदर। और आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा जी गैस स्टेट का लेक्चर नंबर 3। याद रखिए, लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों से कुछ वादे किए थे और मैंने आपको बताया था कि गैल-लुसैक लॉ का मैं एक आध क्वेश्चन करवाऊंगा और वो वाले ग्राफ जो मैंने पहले करवाए थे लास्ट वाले लेक्चर में, उन वाले ग्राफ को मैं आगे डिस्कस करूंगा जब हमें ये निकालना होता था कि कौन सी वॉल्यूम मैक्सिमम है या वॉल्यूम का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, वो सब कुछ। और साथ ही साथ आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा आइडियल गैस इक्वेशन और आइडियल गैस के बारे में। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं बेटा जी गैल-लुसैक लॉ की एक बार फिर से शॉर्ट में। आप लोगों को याद होगा कि गैल-लुसैक भैया ने एक बात कही थी कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है ना भाई, और फॉर अ सर्टेन मास ऑफ ए गैस, यानी गैस का मास भी फिक्स्ड है। अब आप लोगों को पता होगा कि गैस का अगर मास फिक्स्ड है इसका मतलब उसके मोल भी फिक्स होंगे। तो मैंने आपको बताया था द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। लास्ट वाली क्लास में इस प्रोपोर्शनल को हटाते थे तो हमारे पास के और टी बनता था बेटा। और साथ ही साथ मान लीजिए अगर मैं कहता हूं कि एक स्टेट 1 थी और एक स्टेट 2 थी, यहां पर प्रेशर P1 हो सकता है, टेम्परेचर T1 हो सकता है, यहां पर प्रेशर P2 हो सकता है, टेम्परेचर T2 हो सकता है। होगा कि नहीं? होगा। आप यहां पर जो इक्वेशन बनाएंगे वो P1 बराबर के T1 आती थी और यहां पर P2 बराबर के T2 आती थी। जब इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिलेशन क्या आएगा कि सर P1 बाय P2 बराबर हो जाएगा T1 बाय T2। किसी को बताना नहीं रे बाबा, अपन लोगों को इक्वेशन निकालना आ गया। रे इधर देखिए, क्या हम लोगों ने ये इक्वेशन निकाल ली? क्या इसी पर बेस मुझे कुछ न्यूमेरिकल करने चाहिए? हां करेंगे। देखो मान लीजिएगा ये क्वेश्चन दिया गया है, अ गैस हैज अ वॉल्यूम ऑफ V सेंटीमीटर क्यूब एट 10 डिग्री सेल्सियस। यानी कोई गैस है, उसकी वॉल्यूम V है, कांस्टेंट है, लेकिन वो चेंज नहीं हो रही। देखो, इफ द प्रेशर इज डबल, यदि प्रेशर को डबल कर दिया जाए, व्हाट टेम्परेचर विल द वॉल्यूम स्टिल V, मतलब उसका टेम्परेचर क्या होगा उस गैस का जिसकी वॉल्यूम V थी। इसका मतलब तो यह हुआ भाई साहब, पहले भी वॉल्यूम B थी, आज भी वॉल्यूम B है, तो हम कहेंगे यहां पे तो गैल-लुसैक का लॉ लग जाएगा। कौन से वाला? P1 बाय P2 बराबर T1 बाय T2। अब जरा देखिए, ऐसा हुआ होगा कि जब टेम्परेचर 10 डिग्री था, हमने मान लिया कि जब टेम्परेचर T1 जो है वो 10 डिग्री था, तो 10 में आप 273 जोड़ोगे, क्योंकि हमें तो याद रखना है कि जितनी भी इक्वेशन में टेम्परेचर हमें केल्विन में चाहिए भाई। तो आप लिखोगे वो 283 केल्विन टेम्परेचर था। फिर T2 उन्होंने हमसे पूछा है, इन्होंने कहा कि अगर प्रेशर में P1 को P मान लूं और जब प्रेशर में P2 को डबल कर दूं, यही तो बोला कि प्रेशर डबल कर दिया तो क्या होगा, तो P1 को आप P मान लेंगे, P2 को आप 2P मान लेंगे, T1 की जगह पर आप 283 रखेंगे, T2 आपको निकालना है। यहां पर जो T2 आएगा उसमें से आप माइनस के 273 कर लेना, तो आपका जो आंसर आएगा वो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, करेक्ट आंसर आएगा 20 उसमें। जरा देखिए, तो आप लोगों को क्या करना है, समझिएगा मेरी बात, समझ जाइएगा मेरी बात। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, और इस क्वेश्चन का नाम है मिस्टर गधा सिंह। ठीक है जी, गधा सिंह इसका करेक्ट आंसर होगा, उसका मुझे आंसर चाहिए। आगे देखते हैं। आप लोगों को यह याद होगा मेरे बच्चों, प्लीज समझिएगा,
आप लोगों को यह याद होगा कि मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को कि भाई मान लीजिएगा यहां पर मैं P लिख रहा हूं, यहां पर मैं V लिख रहा हूं और मैं ऐसे ग्राफ बनाता था, ऐसे 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 बनाए थे, आपको याद होगा। मैंने आपको यह भी कहा था बेटा जी इसका टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर T2 और इसका टेम्परेचर T3 है। तो आपको यह बताना है कि इन टेम्परेचर में कौन सा मैक्सिमम टेम्परेचर होगा और कौन सा मिनिमम टेम्परेचर होगा, या फिर टेम्परेचर का बढ़ता हुआ क्रम और घटता हुआ क्रम ऐसे बताना होगा। अब बड़ा सिंपल है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप लोगों को क्या करना है, आप तीनों लो समझ चुके हो, 3 लो आप समझ चुके हो। कौन कौन से? एक तो ये था कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, ये भी आप जानते हो, बॉयल्स लॉ था। दूसरा मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, चार्ल्स लॉ था। और मैंने P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, गेल-लुसाक लॉ था। ये 3 लॉ आपने अगर ध्यान रखे तो इस टाइप के सारे ग्राफ वाले क्वेश्चन आप कर लोगे। कैसे करने जरा देखिए। अगर मान लो प्रेशर और वॉल्यूम हमारे पास के बीच में ग्राफ आया है और आपको T1, T2, T3 टेम्परेचर करना है, तो आप जो भी y एक्सिस के अलोंग होगा ना उसको आप ऐसे कांस्टेंट मान लेना। क्या कर लिया जी आपने, कांस्टेंट मान के से लाइन मान ली, और जहां पर ये वाली लाइन इस वाली लाइन को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, बाइसेक्ट करेगी, वहां से मान लेना है इसको आप ऐसे मिला लोगे, ऐसे मिला लोगे। और इससे रिलेटेड यहां पर जब ये काटेगी तो इसको आप कहोगे कि ये फर्स्ट वाला ग्राफ था T1 वाला, तो क्या इस वाली वॉल्यूम को हम V1 कह दें? आप कहोगे सर कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, इसको आगे बढ़ाऊंगा और यहां पर बाइसेक्ट करूंगा, तो ये T2 वाले टेम्परेचर की थी तो इसको मैंने वॉल्यूम को V2 कह दिया, और सेम टू सेम ये क्या हो जाएगी, V3। हम लोग एक बात जानते हैं कि इधर से इधर जाने पर वॉल्यूम इंक्रीज करता है, और आप लोगों को भी आंखों से देखना आता होगा कुछ कि भाई अगर मैं इस ओरिजिन से देखूं और राइट हैंड साइड में डिस्टेंस की बात करूं, तो आप मुझे बताइए कौन सी वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी, V1, V2, V3 में सही ऑर्डर क्या होगा? आप कहोगे सर हमें साफ साफ पता लग गया, V3 बड़ा है V2 से, V2 बड़ा है V1 से, यह बात हमें पता लग गई। ओ भाई साहब, अगर मैं ये बात पता लगा रहा हूं कि मैं वॉल्यूम को टेम्परेचर के साथ रिलेट करके देखूं, तो अभी हमारे पास चार्ल्स भैया ने एक बात बोली थी कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ना। जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी तो ज्यादा होगा कि नहीं होगा, बोलिए। अगर आप यहां पर प्रेशर कांस्टेंट करते हो तो फिर चार्ल्स लॉ लग जाएगा, और हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आएगा भाई टेम्परेचर का, कि सर T3 सबसे ज्यादा, फिर T2 और फिर T1। देखो हमें ऑर्डर भी पता लग गया, हमें मिनिमम का पता लग गया, हमें मैक्सिमम का पता लग, गजब बात होगी भाई साहब, गजब बात हो गई। आगे देखिए, आगे देखिए मेरे बच्चों, एक ग्राफ और करवाया था मैंने, ये वाला। इधर लिखा मैंने वॉल्यूम, इधर लिखा मैंने टेम्परेचर, और यदि मैं ऐसे ग्राफ बनाता था, देखिएगा, याद करिएगा, ऐसे ग्राफ बनाए थे मैंने, और मैंने कहा कि मान लीजिए कि ये PA है, PB है और PC, ये 3 अलग अलग प्रेशर हैं जब ये बन रहा होगा चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग। मैंने अभी आपको क्या बात सिखाई है कि जो भी y एक्सिस के अलोंग होगा, जो भी y एक्सिस के अलोंग होगा उसको आपको कांस्टेंट मानना है। मान लीजिएगा कि मैंने यहां पर ये कांस्टेंट मान लिया, और मानते हुए ये कहीं कहीं पर इन ग्राफ को बाइसेक्ट करेगा। अगर ये यहां पर बाइसेक्ट करता है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर क्या है बेटा जी, TA। यहां पर जब बाइसेक्ट करोगे यहां पर टेम्परेचर क्या होगा, TB, और यहां पर टेम्परेचर क्या होगा बेटा जी, TC। और आप लोग अपनी आंखों से अगर देखोगे इधर से इधर जाने पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी TC सबसे ज्यादा मैक्सिमम है, फिर TB और फिर TA होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब जरा एक बात बताओ यार, मुझे अगर टेम्परेचर में और प्रेशर में रिलेशन देखना है तो मैं ये जानता हूं कि प्रेशर और टेम्परेचर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और टेम्परेचर ज्यादा होगा तो प्रेशर भी ज्यादा होगा। आप मुझे बताइए, जब TC की मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो इससे रिलेटेड जो प्रेशर होगा वो भी तो ज्यादा होगा ना यार, सोच कर देखो। आप कहोगे सर बात तो सही कह रहे हो। तो जरा देखिए, आप लोग यहां पर मुझे ऑर्डर ऑफ प्रेशर बताएंगे चैट बॉक्स में।
ऑर्डर ऑफ प्रेशर, ऑर्डर ऑफ प्रेशर चैट बॉक्स में चाहिए, ठीक है, यहां पर टाइम के साथ अपने नाम के साथ, ठीक है। चलिए भाई, ये तो हुई एक बात। आगे देखिए जरा, आगे जरा देखिए। अब मैं आपको तीसरे टाइप का ग्राफ बताऊंगा। जब मैंने आप लोगों को कहा कि मैंने एक तरफ लिखा है क्या, मान लीजिएगा प्रेशर है, एक तरफ लिखा है टेम्परेचर, ऐसे लिख लीजिएगा। ग्राफ हमारे पास ये आया, ग्राफ हमारे पास ये आया स्ट्रेट लाइन। तो बेटा जी इसके लिए हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट करना है, हाँ या ना? आप कहोगे सर कर दो। मैंने वॉल्यूम यहां पर मान लिया कि V1 है, ये V2 है और ये V3, 3 वॉल्यूम थी। अब जरा देखिए, जब मैं इसको y एक्सिस वाले को कोई एक वैल्यू कांस्टेंट करूंगा कहीं पर, तो मैंने ऐसे कांस्टेंट कर दिया, और जहां जहां पर ये इन ग्राफ को बाइसेक्ट करेगा उससे रिलेटेड मैंने क्या काम कर दिया, इसको ऐसे मिला दिया। अगर ये V3 वाला ग्राफ है तो ये टेम्परेचर T3 हो जाएगा, अगर ये V2 वाला ग्राफ है तो ये टेम्परेचर T2 हो जाएगा, और ये वॉल्यूम V1 वाला ग्राफ है तो ये टेम्परेचर T1 हो जाएगा। आप देखकर बताइए कौन सी वैल्यू बड़ी है। आप कहोगे इधर से इधर जाने पर टेम्परेचर बढ़ रहा है सर, इसका मतलब क्या होगा कि T1 की वैल्यू सबसे ज्यादा, फिर T2 और फिर हमारे पास T3 होगी कि नहीं होगी। और हम लोग ये भी जानते हैं कि टेम्परेचर में और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है, वॉल्यूम ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ना भाई, चार्ल्स लॉ के हिसाब से। कल ही पढ़ाया था, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। तो यहां पर हम कहेंगे जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। अब V1, V2, V3 में क्या ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ वॉल्यूम, ऑर्डर ऑफ वॉल्यूम टाइम के साथ, नाम के साथ मुझे यहां पर चाहिए। कमेंट बॉक्स में तुम निकाल के दिखाओगे। अब जरा देखो बेटा, ये तो मैंने आपको 3 ग्राफ करवाए हैं वेरिएबल वाले, जिसमें चेंज होता है कुछ। मैंने कुछ ग्राफ आपको कांस्टेंट वाले भी करवाए थे, कांस्टेंट वाले भी। वो कांस्टेंट वाले ग्राफ आपको मैं आइडियल गैस इक्वेशन के बाद करवाऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक अभी तक इतना ही हुआ है। अब हम बात करेंगे एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ में अगर आपको देखा होगा हमारे पास 4 वेरिएबल थे। कौन कौन से वेरिएबल थे बेटा जी? वॉल्यूम, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मोल, टेम्परेचर, प्रेशर। हम जरा देखिए, ये रिलेशन भी पढ़ चुके हैं, ये रिलेशन भी पढ़ चुके हैं, ये रिलेशन भी पढ़ चुके हैं, है ना। आपने अभी तक एक रिलेशन नहीं पढ़ा होगा वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का। और हमें जब वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स में रिलेशन पढ़ना होगा तो कहीं ना कहीं हमें टेम्परेचर और प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट करना पड़ेगा, हाँ है ना। तो हम लोग क्या मानेंगे जरा देखिए। अब जरा देखिए, मैं एक बात कहता हूं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है भाई। अब आगे क्या होगा मैं तुम्हें बताने वाला हूं डायग्राम के हिसाब से। मान लीजिएगा कि आपके पास ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, और इसके अंदर एक मूवेबल पिस्टन लगाई हुई है मैंने इस तरीके से, और इसके अंदर मैंने कोई गैस भर दी है, कुछ पार्टिकल भर दिए गैस के। अब जरा देखिए, मुझे एक बात बताओ यार, मैंने कहा कि इसके अंदर का प्रेशर यानी गैस का प्रेशर और इस पे लगने वाले बाहर का प्रेशर अगर बिल्कुल बराबर होगा, दोनों साइड से अगर फोर्स बराबर होगा, तो यह पिस्टन अपनी जगह पर फिक्स रहेगी, ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी। समझ में आई बात? आप मुझे एक बात बताओ यार, अगर मैं ऐसा कर लूं कुछ, अगर मैं कुछ ऐसा कर लूं कि मैं इसके अंदर जो है गैस भर दूं और ज्यादा, और गैस के पार्टिकल डाल दूं, टेम्परेचर वही है, प्रेशर वही है, मैंने छेड़ा नहीं है बिल्कुल भी। आप सोच के देखना, ना मैंने टेम्परेचर के साथ कोई चेंज करी, ना मैंने प्रेशर के साथ चेंज करा। मैंने क्या काम करा कि इसमें गैस भर दी। अच्छा, तुम्हें एग्जांपल चाहिए, देखो साइकिल का टायर होता है या साइकिल की ट्यूब होती है ना, टायर की ट्यूब। आप मुझे बताओ, जब आप उसमें हवा भरते हो टीचू टीचू, तो क्या टेम्परेचर चेंज होता है बाहर का? बोलो। आप कहते हो नहीं। प्रेशर चेंज होता है बाहर का? नहीं। अब जरा देखो, आप क्या काम कर रहे हो कि जैसे ही आपने पंप दबाया, जैसे ही हवा उससे निकली, हवा निकलने के बाद वो गई ट्यूब में,
ट्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बोलो यार। ऐसे हमने क्या काम कर दिया कि प्रेशर तो हमारे पास कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। आप जैसे ही इसके अंदर गैस भर दोगे ज्यादा, तो जितनी ज्यादा आप गैस भरोगे तो कहीं ना कहीं वो मूवेबल पिस्टन ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगी। क्या कर देगी जी, ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगी। और हम ये कहेंगे कि गैस का जो ओवरऑल वॉल्यूम है, गैस का जो ओवरऑल वॉल्यूम है वो भी बढ़ जाएगा, है ना, वो भी बढ़ जाएगा। अब मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर मैं गैस के पार्टिकल या गैस के मोल बढ़ाऊं तो वॉल्यूम बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए? आप कहोगे सर वॉल्यूम बढ़नी चाहिए। तो मैं कहूंगा बेटा जी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज directly proportional to the number of moles of the gas। देखिए, अवोगैड्रो लॉ की ये डेफिनेशन बिल्कुल सही है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब आप आईआईटी का पेपर देने जाते हो, वहां पर उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट और विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कई बार एक डेफिनेशन भी लिखी होती है वहां पर, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। ये डेफिनेशन आपने एनसीईआरटी या कहीं भी पढ़ी होगी, बहुत जगह पढ़ी होगी, पर वो डेफिनेशन इसी डेफिनेशन से आती है। कैसे आएगी वो मैं तुम्हें बताऊंगा भी। मान लीजिएगा कि भाई अवोगैड्रो बाबा ने इतनी बात बोली और हमें ये भी पता लग गया कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, इस प्रोपोर्शन को हटाएंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट आ जाएगा एन। अब आप मान लीजिएगा मेरे पास दो अलग अलग स्टेट हैं, एक को कहा मैंने स्टेट 1, जहां पर सिलेंडर में नंबर ऑफ मोल 1 थे और वॉल्यूम मेरे पास V1 थी। एक को मैंने कहा कि एक मेरे पास हो जाएगी स्टेट 2, जहां पर मेरे पास नंबर ऑफ मोल 2 थे और वॉल्यूम भी 2 थी। जब आप अवोगैड्रो लॉ लगाओगे तो आप लोग ये बात समझ जाएंगे कि V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N1, यानी या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि V1 बराबर K N1, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, और आप लिखोगे यहां पर कितना बेटा जी, V2 बराबर K N2। मान लीजिएगा कि ये वाली इक्वेशन 1 है, हाँ या ना, आप कहोगे सर मान ली, कोई दिक्कत नहीं है, और ये वाली आपके पास आ जाएगी इक्वेशन 2। अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दूं तो क्या मैं कहूंगा कि V1 बाय V2 बराबर N1 बाय N2, यही मेरे पास वो इक्वेशन आ जाएगी जिसके क्वेश्चन बन सकते हैं, यस और नो। आप कहोगे सर बात तो सही कह रहे हो, V1 बाय V2 बराबर हो जाएगा N1 बाय N2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। चलिए आगे बढ़ जाता हूं मैं आगे बढ़ जाता हूं। जरा देखिए, मेरी बात सुनिए। आप लोगों को मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि V1 बाय V2 बराबर N1 बाय N2। अब मान लीजिएगा मेरे पास दो अलग अलग गैस है 1 और 2, और उनकी वॉल्यूम अगर सेम हो जाए, समझना मेरी बात, मैंने कहा कि इफ वी हैव 2 गैसेस, मैं तो मान के चल रहा हूं भाई, दैट इज 1 and 2, ठीक है भाई, हैविंग वॉल्यूम V1 एंड V2, ऐसे हमने मान ली कि उनकी वॉल्यूम ऐसे होगी भाई। आप समझिएगा, इफ V1 बराबर V2, यानी दोनों गैस की वॉल्यूम बराबर हो जाए और वो V के बराबर है, तो आप क्या करोगे, V1 की जगह पर क्या रख दोगे बेटा जी, V। ध्यान से देखना, V1 की जगह पर आप क्या रखोगे, V, और V2 की जगह पर रखोगे V, बराबर आएगा N1 बराबर N2। ये इससे कैंसल आउट हो गया, यहां पर 1 बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे N1 बराबर N2। अब जो डेफिनेशन आपने एनसीईआरटी में पढ़ी है, बहुत सारी बुकों में पढ़ी है, वो निकल के आ गई
कि अगर मैं अलग अलग गैसों की सेम वॉल्यूम लूं तो उनके अंदर जो गैस के पार्टिकल होंगे या मोल होंगे वो भी सेम होंगे। समझ में आई बात या नहीं आई पहले बताओ। आप कहोगे सर समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो जरा देखिए, यहां पर मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं फिर से अलग वाली। क्या है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ कोई भी गैस हो, चाहे वो ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम्स या अंडर सम कंडीशन, ऐसा कर लेता हूं अंडर, क्योंकि सारी गैसेस के लिए टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए यानी सिमिलर होना चाहिए। अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस containing equal number of moles। ये भी ध्यान रखनी पड़ेगी बेटा आपको। वो जो डेफिनेशन आप पढ़ते हो वो डेफिनेशन ऐसे आती है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप लोग जो है एवोगैड्रो लॉ को बहुत बढ़िया तरीके से सीख गए हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, मजा आ रहा है एकदम फुल। लेकिन हां, मैं तुम लोगों से थोड़ा सा नाराज भी हूं। मैं लास्ट टू लास्ट क्लास में कुछ कमेंट पढ़ रहा था, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आपने ना रिडॉक्स में कुछ छुड़वा दिया, आप ना सीरियस नहीं हो हमें पढ़ाने के लिए। मतलब तुम मुझे डाउट कर रहे हो कि मैं तुम्हें सीरियस नहीं हूं पढ़ाने के लिए। तुम्हें शर्म वरम है थोड़ी बहुत? अबे गधे नालायक इंसानों, क्या हुआ था कि बेसिकली जो पार्ट रिडॉक्स के जिसमें आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ते हो, जिसमें आप गैल्वेनिक सेल पढ़ते हो, जिसमें आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ते हो, ऐसा नहीं मुझे आती नहीं है, मुझे पता नहीं है, वो 12th क्लास के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में पूरा डिटेल में है और वहां पर ही पढ़ाया जाता है ढंग से। तो अगली बार ध्यान रखना है, इस तरह से लांछन ना मैं सुनूंगा ना मैं दूंगा किसी को, ना मुझे कोई एक्सक्यूज चाहिए। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, तुम्हारे साथ मैं हूं, मुझे पता है कि मैं क्या चल रहा हूं, कब पढ़ाऊंगा, ठीक है। मुझे मत बताओ कि मैं कुछ छोड़ा है या नहीं छोड़ा है। चलिए, ये बात आप समझ चुके हो। लेकिन मेरे ये जो वर्ड थे ये सभी के लिए नहीं है, जो बच्चे बहुत मोटिवेटेड फॉर्म में हैं, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं। सीरियसली आई लव ऑल ऑफ यू। बस आप भरोसा रखिए, पढ़ते जाइए, कोई टॉपिक छूटेगा नहीं। किसी टॉपिक में आप वीक हो ही नहीं सकते जब तक हम खड़े हैं यहां पर, ठीक है भाई। आ जाइए जरा। लेकिन वो 2-4 बच्चे होते हैं कई बार माइंड खराब करने वाले, पर कोई बात नहीं है, आगे रहिए। यहां पर क्या कहा गया है जरा समझिएगा मेरी बात। आपको याद रखना है एवोगैड्रो लॉ क्या बताया था मैंने, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। या फिर ये मैंने बोली थी बात कि अगर हम अलग अलग गैस लें, उनकी वॉल्यूम सेम लें, तो उनके अंदर नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे। इतनी बात आपको सिंपल भाषा में समझनी है। आप लोगों को मैं एक ज्ञान की बात बोलूं, आईआईटी बहुत टफ नहीं है। आईआईटी आपको टफ इसलिए लगता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, आसपास पड़ोसी रिश्तेदार सब लोग आपको सुनाते रहते तुझसे आईआईटी नहीं होगा, पढ़ ले नहीं तो ये नहीं हो जाएगा, पढ़ ले नहीं तो वो हो जाएगा। तुम लोगों के दिमाग में ये शब्द बहुत बड़ा हो चुका है। आपको ये मानना है कि आईआईटी करने के लिए आपको कितना भी बड़ा कॉन्सेप्ट हो, उसको प्यार से समझना है, उसको अपनी लाइफ में उतारना है। समझ में आई बात? तो जितने भी ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं, भले ही तुम्हें आसान लग रहे हो क्योंकि तुम मेरे नजरिए से अब पढ़ने लगे हो, ये टॉपिक अगर आप बुक से ऐसे रटोगे ना, हाथ रख के पढ़, तो भाई साहब वहां पर भी प्रॉब्लम आएगी। बट अभी क्या है कि अभी तुम अज्यूम कर पा रहे हो, सोच पा रहे हो कि हाँ सिलेंडर में गैस लेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो वो हो जाएगा। ऐसे ही आपको हर चीज इजी बनाकर अपने आप को कभी डिमोटिवेट नहीं करना है, अपने आप को कभी भी कम नहीं समझना है किसी से भी। ये समझो कि हम हैं तो सब हैं, ऐसा नहीं कि सब होने से हम होंगे, ठीक है। चलिए भाई, कम टू द पॉइंट, वापस अपना फिर यहां पर कहा गया है फॉर 1 फ्लास्क, एक फ्लास्क करके हमारे पास 4 फ्लास्क थे, आर सेपरेटली फिल्ड विद द गैस, अलग अलग गैस थी। एक गैस थी हाइड्रोजन, एक गैस थी हीलियम, एक गैस थी हमारे पास ऑक्सीजन और दूसरी थी हमारे पास ओजोन 4।
एट द सेम रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, सबके लिए बराबर था। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स, यहां पर गड़बड़ कर सकते हो आपको यह लगेगा कि भाई उनके जो मोल थे ना वो बिल्कुल इक्वल होते हैं, इसका मतलब सब 1 1 1 1 जितना भी होगा सब कैंसिल आउट हो गए होंगे, यानी रेशियो 1 1 1 1 आ सकता है, ऐसा आप सोच सकते हो, कुछ बच्चे सोचेंगे ऐसा। लेकिन आपको मैं बताता हूं कि वो इक्वल नंबर ऑफ गैस पार्टिकल की बात नहीं कर रहा है, उसने एटम्स के बारे में बोला है। तो इस शब्द को बहुत ध्यान से देखना बेटा, इस शब्द को आप बहुत ध्यान से देखना। ऑफ दीज गैसेस प्रेजेंट इन द डिफरेंट फ्लास्क वुड बी, जरा देखिए, अगर मान लो मेरे पास यह फ्लास्क है जिसको मैंने कहा कि यह हाइड्रोजन का फ्लास्क है, और यह मेरे पास हीलियम का फ्लास्क है, और उसके बाद मेरे पास ऑक्सीजन का फ्लास्क है, उसके बाद मेरे पास ओजोन का फ्लास्क है, ऐसे समझ लीजिएगा। आप लोग जानते हैं कि सबके लिए जो टेम्परेचर दिया गया है, जो प्रेशर दिया गया है, टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो सब सेम होगा, सबको एक ही जगह पर रखा गया है, और कहा गया है कि इसका भी वॉल्यूम V है, 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 यानी सब में वॉल्यूम भी सेम है। इसका मतलब ये हो गया होगा कि इसके अंदर मोल भी आपके पास सेम हुए होंगे। ये तो बात तो बोली मैंने, यही डेफिनेशन तो समझाई मैंने कि अगर अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर अलग अलग गैस के हमारे पास वॉल्यूम सेम हो जाए तो उनके अंदर जो मोल्स होंगे वो भी सेम हो जाएंगे। ठीक है जी, आगे देखो जरा, आगे जरा देखिए, आगे देखो भाई, हमें बात पता लगी कि मोल्स ऑफ H2 बराबर होंगे मोल्स ऑफ हीलियम, बराबर होंगे मोल्स ऑफ O2 और बराबर होंगे मोल्स ऑफ O3। यानी हमने वो मान लिए हैं, हमारे पास X मान लो या A मान लो, जो तुम्हारा मन करे, वो हमने N मान लिए। ठीक है भाई, सब बराबर है। आप मुझे बताइए, अगर मुझे हाइड्रोजन के अंदर एटम निकालने हो, एटम, तो एक हाइड्रोजन का मोल कितने हाइड्रोजन एटम रखता है? 2। तो मैं कहूंगा भाई, मैं कहूंगा कि अगर मुझे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो हाइड्रोजन के, वो तो मेरे पास निकल गए, तो मैं कहूंगा नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्या वो हम लोग जानते हैं कि वो इसके मोल के डबल हो जाएंगे, जो भी रहा होगा, क्योंकि इसके एक मोल में 2 हाइड्रोजन एटम है, तो क्या मैं उसको 2n मान लूंगा? बेटा बोलिए, आपको सर मान लो। फिर मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम ऑफ हीलियम, वो तो बेटा देखो हीलियम का मोल भी n है, और हीलियम के अंदर एक हीलियम ही होता है, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? n। ये मेरे पास पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट। अब तीसरे की बात करते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ O2। ऑक्सीजन के मोल हमारे पास n है, O2 के मोल n है, पर ऑक्सीजन एटम के मोल कितने होंगे? डबल, क्योंकि एक के अंदर 2 है, तो आप क्या कहोगे? 2n। 4th पॉइंट में मैं कह रहा हूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O3 यानी ओजोन, वो जाएंगे 3n। आप लोगों को एक बात याद होगी, आपको जब मैंने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था एक जमाने में, कि मोल बराबर होता है क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में एवोगैड्रो कांस्टेंट। ये तो कांस्टेंट है, तो मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल हुए कि नहीं हुए? यानी मोल का जो रेशियो होता है वही नंबर ऑफ पार्टिकल का रेशियो भी होगा, अलग अलग एटम का। तो मैं कहूंगा भाई मोल रेशियो कह लीजिएगा, या फिर नंबर ऑफ एटम रेशियो कह लीजिएगा अलग अलग फ्लास्क में। वो कितना आएगा? किस किस का कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग? सबसे पहले हाइड्रोजन रेशियो हीलियम रेशियो ऑक्सीजन रेशियो हाइड्रोजन रेशियो हीलियम रेशियो ऑक्सीजन और O3 के अंदर ऑक्सीजन, मतलब ऐसे लिख लीजिएगा।
अलग अलग गैस के अंदर, वो हमारे पास कितना आएगा बेटा जी, हाइड्रोजन के अंदर और हीलियम के अंदर और O2 के अंदर, O3 के अंदर, ये अलग अलग गैसेस थी, लेकिन हमें इसके अंदर एटम के मोल निकालने थे। एटम के मोल कितने आएंगे भाई, 2n रेशियो n रेशियो 2n रेशियो 3n, n सारा कैंसिल हो जाएगा, आएगा 2 रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो 3, तो 2 1 2 3 जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा भाई। ठीक है, 2 1 2 3 जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा, 2 1 2 3 2 1 2 3 जो करेक्ट आंसर आया है वो है हमारे पास कटप्पा का। इसको टिक कर लेना है और आगे बढ़ जाना है बिना डरे। ठीक है भाई, अब हमारी बात आएगी आइडियल गैस इक्वेशन पे, लेकिन मेरे बच्चों आप लोगों को आइडियल गैस इक्वेशन कराने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आइडियल गैस क्या होती है, आइडियल गैस होती क्या है। जरा देखिएगा, जरा देखिएगा। आइडियल गैस एक ऐसी गैस होती है जिनके पार्टिकल के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होता, कोई रिपल्सन नहीं होता, कोई अट्रैक्शन नहीं होता और कोई भी रिपल्सन नहीं होता, ना उनको कभी लिक्विफाई किया जा सकता है और ना कभी उनको लिक्विफाई किया जाएगा। इतनी बात याद रख लेना, फिर बताऊंगा मैं आगे क्या डेफिनेशन बनती है। जरा देखिए, अब जरा देखिए, सबसे पहले क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन हमें ड्रॉ करनी है अलग अलग आइडियल गैस लो से। हमारे पास आइडियल गैस लो है, जैसे मान लीजिएगा फर्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लो। आप लोगों को पढ़ा होगा बॉयल्स लो, पढ़ा है आपने कि नहीं? आप कहोगे सर पढ़ा है, बताइए क्या बात है। मैंने कहा ठीक है। क्या लिखवाया था? वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p लिखवाया था। आप कहोगे सर लिखवाया था, हमने मान लिया। फिर जरा देखिए दूसरे नंबर पर क्या पढ़ाया था, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लो। चार्ल्स लो के हिसाब से क्या लिखेंगे, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मैंने यहां पर सेकंड इक्वेशन मान ली, सेकंड रिलेशन मान लिया। और थर्ड में मैं कहूंगा बेटा जी अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लो, एवोगैड्रोस लो, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, और ये आ जाएगी आपके पास थर्ड इक्वेशन। ऐसे अब देखिए बेटा एक बात, मैं यहां पर कहूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, तीनों से मैंने कंबाइन कर लिया। ये भी वॉल्यूम, ये भी वॉल्यूम, ये भी वॉल्यूम, तो मैं इनको एक साथ ही लिख रहा हूं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो ऊपर वाले हैं उनको ऊपर लिख लेंगे NT, और जो नीचे उसको हमने लिख दिया P। अब जैसे ही मैं इस प्रोपोर्शन को हटाऊंगा तो यहां पर एक नया कांस्टेंट आएगा जिसको आप कहोगे R, और ये हो जाएगा NT और P। जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा PV इक्वल्स टू nRT, और बेसिकली यही इक्वेशन है जिसको हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आइडियल गैस इक्वेशन। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। दिस इक्वेशन इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को? इस इक्वेशन को हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। दूसरी चीज, यहां पर एक नया कांस्टेंट आया है जिसका नाम है R। ये इस R की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर कहूंगा वेयर R इज ए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, मतलब सब गैसों के लिए हमेशा ये कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब इसकी वॉल्यूम क्या हो, सर इसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, कैसे होती है, किस फॉर्मूले में, किस न्यूमेरिकल में क्या यूज करनी है, वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। लेकिन अगर मैं मान लो इस R की बात करूं, इस R की बात करूं, मुझे इस R की यूनिट निकालनी पड़े, बिकॉज इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी इसकी यूनिट पर, इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी इसकी यूनिट पर। ध्यान रखनी है बात, कैसे जरा देखिए।
जरा देखिए, अब हम थोड़ा सा बात करेंगे आर पर, ठीक है भाई। तो मैंने यहां पर टॉपिक लिख दिया है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। देखो भाई, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब जरा देखो भाई, क्या मुझे पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन कहती है कि पीवी अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, आप लोगों ने पढ़ा होगा पीवी इक्वल्स टू होता है एनआरटी। अगर मुझे आर की वैल्यू निकालनी पड़े तो पीवी बाय एनटी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। आप कहोगे सर बिल्कुल यही बात है। अब जरा देखो बेटा, इसकी जो यूनिट आएगी ना, यूनिट ऑफ आर, वो क्या आएगी? जरा देखिए, यूनिट ऑफ आर वो अलग अलग चीजों में आ सकती है। मान लो अगर आप प्रेशर को एटीएम में लिखते हो तो एटीएम के टर्म में भी आ सकती है, और भाई प्रेशर को अगर आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लोगे तब भी कुछ ना कुछ आएगी। इसलिए डरना नहीं। सबसे पहले जो इस चैप्टर में पूछी जाती है मैं इसकी सारी यूनिट करवाऊंगा, और सारी यूनिट में क्या क्या वैल्यू आएंगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। जरा देखिए, यहां पर P है और आपको यहां पर एटमॉस्फेरिक का प्रेशर लेना है, मतलब जो भी यूनिट लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेना है। तो आप ऊपर लिखोगे एटीएम, वॉल्यूम आप लिखोगे लीटर, तो मैंने L लिख दिया। नीचे क्या दे रखा है? मोल। तो या तो आप इसको लिखो पर मोल, या आप ऐसे लिख दो मोल इनवर्स। और ये क्या है? टेम्परेचर। या तो आप लिखो पर टेम्परेचर, या बन जाएगी ये केल्विन। ये वैल्यू, ये इसकी यूनिट हो जाएगी, और इस यूनिट से बाकी सारी वैल्यूज, सारी यूनिट अपने आप आएगी। एक्सपेरिमेंटली एक वैल्यू तो हमने इसकी निकाली, वो क्या थी? जरा देखिए, एक वैल्यू आर की हो जाएगी, आर बराबर होता है 0.0821। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। और ये किस में होगी बेटा जी? जब इसकी यूनिट होगी एटीएम, लीटर, मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। अब मान लो किसी न्यूमेरिकल में प्रेशर जो है वो बार में दे रखा हो। किस में दे रखा हो? प्रेशर बार में। तो आप ये चाहेंगे ना भाई कि मुझे आर की भी वही वैल्यू यूज करनी चाहिए जिसमें बार आता हो। तो मुझे क्या काम करना है कि भाई ऐसे मान लीजिएगा कि ये एक्चुअल में ऐसे लिखा हुआ है, आर इक्वल्स टू 0.0821 इंटू में 1 एटीएम, है ना, इंटू में 1 लीटर, और आगे तो हमारे पास सेम ही रहेगा मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। हम लोग जानते हैं, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रेशर करवाया था कि 1 एटीएम बराबर होता है 1.01325 बार के बराबर। अगर मैं इस 1 एटीएम की जगह पर जो कि यहां पर लिखा हुआ है ये वैल्यू रख दूं तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? आर बराबर 0.0821 और इंटू में 1.01325, और ये हो जाएगा बार। लीटर एज इट इज रखेंगे और मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स एज इट इज। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आर की वैल्यू आएगी 0.0831 और इंटू में ये जो आपके पास यूनिट बनेगी अब वो बनेगी बार, लीटर, मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। ये वाली वैल्यू भाई आपको याद रखनी पड़ेगी भाई, ये वाली वैल्यू तो आपको याद रखनी पड़ेगी भाई। ये वाली एक्सपेरिमेंटल है, बाकी कैसे चेंज करी, कैसे आई, ओहो, हटो, ऐसे कर लेना भाई अपने आप, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू याद कर लेना। आगे देखो भाई, सपोज करो कि मुझे इस यूनिट में आंसर चाहिए, इस यूनिट में एटीएम, डेसीमीटर क्यूब, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, इसमें मुझे आंसर चाहिए। आपको तुरंत याद आएगा कि सर आर की वैल्यू आपको इसमें चाहिए। आपको मैंने याद करवाई है कौन सी? आर बराबर 0.0821। जब एटीएम होता तो एटीएम होता था, यहां पर हम क्या लिखते थे बेटा जी? लीटर, मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। ये वाली वैल्यू याद है आपको, बस इसमें कन्वर्ट करनी है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं,
हमें एटीएम एटीएम दे रखा है, मोल मोल है, केल्विन केल्विन, सब कुछ सेम है, सिर्फ क्या है डेसीमीटर क्यूब और लीटर में चेंज है। जब मैं आपको लास्ट वाली क्लास में यूनिट कन्वर्जन सिखा रहा था तो वहां पर मैंने आपको बताया होगा कि 1 डेसीमीटर क्यूब जो होता है वो 1 लीटर के बराबर होता है। अब जरा देखो, इस लीटर की जगह अगर आप डेसीमीटर क्यूब रख दोगे तो आपको कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, R बराबर हो जाएगा 0.0821 एटीएम डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स, ऐसे भी आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। मान लो कोई वो आप लोगों से ये कहे किसी फॉर्मूले में कि आपको R की वैल्यू रखनी है, किसमें भाई, आपको R की वैल्यू रखनी है इसमें बार में, डेसीमीटर क्यूब में, मोल इनवर्स में, केल्विन इनवर्स में। आप याद करिए बार वाले फॉर्मूले के लिए मैंने आपको एक वैल्यू याद करवाई थी, R बराबर 0.08314 है ना, और वहां पर क्या लिखवाया था, बार, लीटर, पर केल्विन, पर मोल, यही सब लिखवाया था। इस बार आप क्या कर दोगे, लीटर की यहां पर डेसीमीटर क्यूब पुट कर दोगे, आंसर सेम वही आएगा, R इक्वल्स टू 0.08314, और ये हो जाएगा हमारे पास किसमें भाई, बार, डेसीमीटर क्यूब, केल्विन। मैं मान सकता हूं कि बहुत जगह पर जब आप पढ़ते होंगे या अपने बुक से डायरेक्ट पढ़ा होगा तो इस R पर इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी होगी, और बहुत बहुत जगह पर चाहे वो इक्विलिब्रियम हो, थर्मोडायनेमिक्स हो, आप कंफ्यूज भी रहते होंगे कि R की कौन सी वैल्यू कब यूज करनी है, कहां पर यूज करनी है, यह बड़ा सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है। आज के बाद नहीं रहेगा, थोड़ा सा अभी चल रहा है कि अभी तुम्हें हो सकता है कि पढ़ते हुए थोड़ी दिक्कत आ जाए क्योंकि तुम कुछ करना नहीं चाहते हो। अरे मजाक कर रहा हूं, करते हो तुम बहुत बढ़िया मेहनत। इधर देखो, ये वाली और ये सब हमने जो है वैल्यू निकाल ली है भाई। अब मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, कोई आपसे ये बात कहे कि यूनिवर्स एसआई यूनिट क्या होगी R की, ठीक है भाई। कोई आपसे ये कहेगी फाइंड द वैल्यू ऑफ R इन एसआई यूनिट, एसआई यूनिट में क्या होगा। आप लोगों को एक बात पता होगा, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, R इक्वल्स टू 0.08314 लिखवाया था, और इसकी यूनिट क्या थी भाई, बार थी, लीटर थी, मोल इनवर्स थी, केल्विन इनवर्स थी। आप मुझे बताइए, जब मैं आपको प्रेशर की यूनिट करवा रहा था तो वहां पर मैंने आपको यह भी बताया होगा बेटा जी कि प्रेशर की जो एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होती है, और मैंने आपको यह भी बताया होगा कि 1 बार जो होता है वो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। और आपको यह भी याद होगा कि वॉल्यूम की एसआई यूनिट मीटर क्यूब होती है। अगर मुझे इस लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो तो मैंने आपको यह भी सिखाया था बेटा जी वॉल्यूम के कन्वर्जन में कि 1 लीटर बराबर 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर होता है। अब यदि मैं ये वैल्यू यहां पर रख दूं तो आप रखोगे R बराबर 0.08314, बार की जगह पर आपने 10⁵ करा, लीटर की जगह पर आपने 10⁻³ कर दिया, और बाकी यूनिट बन जाएगी न्यूटन, सुनिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि बार को कन्वर्ट करा है, और लीटर यहां पर क्या रखोगे, मीटर क्यूब, और बाकी एज इट इज मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। ये आपके पास ये पावर कैंसिल आउट हो जाएगी भाई, और आप इसको जब सॉल्व करोगे तो R की वैल्यू आएगी 8.314 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर जो होता है वो जूल के बराबर भी होता है, अगर आप लोगों को याद हो तो। न्यूटन मीटर, जूल जो होता है वो न्यूटन मीटर के बराबर होता है। तो बेटा जी क्या इसको मैं जूल लिख सकता हूं, तो आप लिखोगे R बराबर 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। देखिए बेटा, यह बात मैंने आप लोगों को बता दी है, यह आपको मैंने बता दी है पूरी बात। अब जरा देखिए, एक वैल्यू और है, जैसे आपने जूल पर मोल पर केल्विन ये वाली वैल्यू निकाली है। जूल जो है वो यूनिट होती है एनर्जी का,
या वर्क डन का। कई जगहों पर किसी न्यूमेरिकल में जरूरी नहीं है कि एनर्जी जूल में ही दे रखी हो सकता है कैलोरी में दे रखी हो सकता है कैलोरी में दे रखी हो। तब क्या करोगे? आज थोड़ा से 5 मिनट 10 मिनट सीरियस हो जाओ, लाइफ में एक भी न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। चाहे वो स्टेट्स ऑफ मैटर का हो, इक्विलिब्रियम का हो, थर्मोडायनेमिक्स का हो। थोड़ा सीरियस हो जाओ। आप लोग मुझे बताइए, जब आपने फिजिक्स में पढ़ा था और वहां पर यह बात जानी होगी कि एक कैलोरी का मतलब होता है, एक कैलोरी का मतलब होता है क्या? 4.18 जूल, हां या ना? तो अगर मैं कहूं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 1/4.18 कैलोरी जो होंगी, क्या वो 1 जूल के बराबर होगी कि नहीं होगी? बोलिए। आप कहोगे सर होगी, आप कहोगे सर बिल्कुल होगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जरा देखो, जरा देखिए भाई, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वैल्यू निकलवाई थी, R बराबर 8.314 इंटू में ये 8.4 जूल पर केल्विन पर मोल। मैंने क्या काम कर दिया कि इस 1 जूल की जगह पर ये रख दिया, R बराबर 8.314 डिवाइड बाय 4.18, ये वैल्यू बन जाएगी कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ठीक है जी। सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.987 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। और बहुत सारे लोग इसको जो है 2 भी मान के चलते हैं न्यूमेरिकल में, कैलोरी पर केल्विन पर मोल। मैं माफी चाहता हूं बेटा कि मैंने आर को इतना ज्यादा बढ़ा दिया, हो सकता है आपको इंटरेस्ट ना हो उसमें, है ना? आपको तो कुछ करना है नहीं, जिन जिन को करना है वो बड़ा सीरियस पढ़ेंगे। लेकिन जरा देखो, कोई बात नहीं है, चलता है ऐसा। आज मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं जो आपको पूरी लाइफ में याद रखनी है। कोई भी पेपर दे रखे हो, उन पेपर में याद रखनी है प्लीज। जितनी भी मैंने आर की वैल्यू याद रखी, पहली कंडीशन पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, यानी जब आप स्टेट्स ऑफ मैटर क्वेश्चन करोगे, स्टेट्स ऑफ मैटर समझ लो, गैसेस स्टेट के क्वेश्चन करोगे, अगर किसी न्यूमेरिकल में इफ प्रेशर इज गिवन इन एटीएम, तो तुरंत आपको पता है कौन सी वैल्यू यूज करनी है आर की? पता है तुरंत कौन सी यूज करनी है? आर बराबर 0.0821, ये वाली, लीटर एटीएम मोल इनवर्स कैल इनवर्स। यूनिट याद रहे ना रहे, बस ये इतना याद रख लेना कि अगर किसी न्यूमेरिकल में प्रेशर एटीएम में दे रखा हो तो आर की ये वैल्यू यूज करोगे। ठीक है, आगे देखिए दूसरी कंडीशन, इफ प्रेशर इज गिवन इन बार। अगर बार में दे रखा हो किसी न्यूमेरिकल में, प्रेशर को बार बोल रहा हूं, 2 बार 3 बार 4 बार, तो आप आर की वैल्यू यूज करेंगे 0.0831 तो ये हो जाएगा लीटर बार मोल इनवर्स पर केल्विन। अगर कोई न्यूमेरिकल थर्मोडायनेमिक्स का है या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का है, समझिएगा मेरी बात, चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, इन केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स जब हम आगे पढ़ेंगे, वहां पर आर की ये वैल्यू यूज नहीं होंगी, बहुत रेयर है ऐसी हो। वहां पर जो है यूज करेंगे आप आर की एनर्जी वाली वैल्यू। और आप लोगों को याद होगा, एनर्जी जब किसी न्यूमेरिकल में जूल में दे रखी होगी, इफ एनर्जी इज इन जूल, तब आप आर की वैल्यू यूज करोगे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल इनवर्स। ठीक है, और यदि किसी न्यूमेरिकल में एनर्जी कैलोरी में दे रखी हो, इफ एनर्जी इज इन कैलोरी देन आर विल बी यूज इन, आर लिखोगे 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल इनवर्स। बेटा आर के बारे में आपको ये 4 पॉइंट याद होने चाहिए।
अगर तुम ये मान के चलते हो या तुमने कभी भी इस बैच को, इन चैप्टर्स को या इनमें आप जो भी आप मतलब पढ़ाई को कभी भी लाइफ में सीरियस लिया होगा, इन 4 पॉइंटों को सीरियस रख लेना जो मैंने आपको बताया, 1 2 3 और 4 वो वाला। फिर इस चैप्टर में कुछ खास नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, किसी चैप्टर में कुछ खास नहीं है, सब कुछ तुम्हारे से रिलेटेड है। अब जरा देखिए भाई, ये तो मैंने पूरा आर समझा दिया आपको, पता नहीं क्या क्या करवाया है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो आर बहुत अच्छे सीख गए। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की हमने ऐसी तैसी कर दी, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम थोड़ा डरते हैं किसी से। लेकिन कहानी यह है कि अभी तो हमने सिर्फ यह सीखा है कि किसी न्यूमेरिकल में आर की कौन सी वैल्यू रखनी है, पर वो जो न्यूमेरिकल होंगे उनमें वो पूछेगा क्या, वो जो न्यूमेरिकल हो गए उनमें वो पूछेगा क्या, वो कैसे निकालेंगे, वो हम आगे की बात करेंगे। यहां से देखिए, इस इक्वेशन को मैंने बोला कि दिस इक्वेशन इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। तुरंत तुम्हारे माइंड में आया होगा कि जो आइडियल गैस है को क्या है भाई, किस बला का नाम है आइडियल गैस। तो जरा देखिए बेटा, मैं आप लोगों को यहां से बताना चाहूंगा भाई आगे क्या है आइडियल गैस इक्वेशन, प्लीज समझिएगा। तो आइडियल गैस के बारे में बताऊंगा, कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं आइडियल गैस के बारे में। पहला क्या होगा, पहली डेफिनेशन समझिएगा, द गैस which follow the ideal gas equation under all condition of temperature and pressure। जैसे आप लोग जानते होंगे कुछ गैस ऐसी होती है जो हाई टेम्परेचर पे गैस रहती है, लेकिन अगर हम टेम्परेचर लो कर दें, प्रेशर कर दें, तो वो गैस को भी हम लिक्विफाई कर सकते हैं, यानी वो गैस कभी कभी गैस रहती ही नहीं है। तो ध्यान रखना है, जो हमारे पास आइडियल गैस होंगी वो चाहे कोई भी प्रेशर हो, कोई भी टेम्परेचर हो, हमेशा ही आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, हमेशा ही आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेगी, चाहे कोई भी प्रेशर हो, कोई भी टेम्परेचर हो। ऐसी गैस को हम क्या कहेंगे भाई, ऐसी गैस को हम क्या कहेंगे, इज नोन एज आइडियल गैस। पहली डेफिनेशन तो ये है। कई बार डेफिनेशन आ जाती है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट और विच स्टेटमेंट इनकरेक्ट। आगे देखो भाई, आगे की बात ये कहना चाहता है कि भाई अगर कोई गैस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती होगी, इसका मतलब है वो गैस के लॉ, जो लॉ ऑफ गैसेस मतलब बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गेलुसेक लॉ, एवोगैड्रो लॉ, उनका पालन करती हो। समझ रहे हो, उनका पालन करती हो, मतलब इनडायरेक्ट तो वही मतलब हुआ ना। तो कई बार डेफिनेशन को तोड़ मरोड़ करके भी डेफिनेशन दी जाएगी। क्या होगी, द गैस विच फॉलो आइडियल गैस लॉ, या कह लीजिए विच फॉलो गैस लॉज, कौन कौन से, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एटसेट्रा, है ना। तो हम लिखेंगे अंडर all condition of temperature and pressure, all condition of temperature and pressure, are called, कह लीजिए is known as आइडियल गैस। एक बात और ध्यान रखनी है, 2 पॉइंट समझ में आ गए गैस के बारे में। एक बात समझिएगा, जो आइडियल गैस होती है ना,
आप कितना भी टेम्परेचर कम कर लीजिए, आप कितना भी प्रेशर बढ़ा लीजिए लाइफ में, आइडियल गैस को कभी भी आप लिक्विफाई नहीं कर सकते। सोच कर देखिए कि कोई गैस अगर लिक्विफाई नहीं होगी, इसका मतलब क्या होता होगा कि उनके पार्टिकल जो रहे होंगे गैस के, उनके बीच में कभी कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा ही नहीं होगा। उनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा वो होगा ही नहीं, वो बिल्कुल जीरो होगा। लेकिन कोई बात नहीं है। इधर देखिए भाई, थर्ड पॉइंट क्या लिखवा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, देयर इज नो इंटरेक्शन among the ideal gas particles। आइडियल गैस पार्टिकल्स मतलब गैस के पार्टिकल के बीच में ना ही कोई अट्रैक्शन, ना ही कोई रिपल्शन, किसी टाइप का कोई इंटरेक्शन नहीं है, किसी टाइप का भी नहीं है। और यदि ये नहीं हुआ तो इसका मतलब है आइडियल गैस को कभी भी लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। तो फोर्थ पॉइंट देखिए, आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड अंडर any condition of temperature and pressure, any condition of temperature and pressure। कोई भी दुनिया का टेम्परेचर प्रेशर हो, कभी लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है आइडियल गैस के बारे में। और जिसको आइडियल गैस के बारे में पता है, आइडियल गैस की आपको बात पता लग गई, PV = nRT। अब तो इन्हीं पर न्यूमेरिकल आने, IIT में आ लो या कहीं भी आ लो, इन्हीं से रिलेटेड आएंगे क्वेश्चन। दूसरा एक और मैं बात बताना चाहूंगा आप लोगों को, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी एक थोड़ी देर एक बात बताई थी आइडियल गैस के बारे में। आइडियल गैस जो है वो दो टाइप की होंगी, मतलब आइडियल गैस इक्वेशन को आप दो तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और उसका मैं यूज करना भी सिखाऊंगा कि न्यूमेरिकल में कैसे यूज करना है आपको, ठीक है। चाहे आपको बायल्स लो, चार्ल्स लो वो याद भी ना हो, उनकी इक्वेशन आप भूल भी जाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस यूज करना आना चाहिए। कैसे, जरा देखिए, सबसे पहले मैं लिखाऊंगा यूज ऑफ किसी भी न्यूमेरिकल के लिए आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। यूज ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगा जरा देखिए। मान लीजिएगा मेरे पास एक स्टेट होगी 1 और एक स्टेट होगी बेटा जी 2, ठीक है। एक स्टेट होगी 1, एक होगी स्टेट 2। हो सकता है कि स्टेट 1 में प्रेशर P1 रहा हो, वॉल्यूम V1 रहा हो, टेम्परेचर T1 रहा हो और नंबर ऑफ मोल्स भी N1 रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है स्टेट 2 में प्रेशर P2 रहा हो, वॉल्यूम V2 रहा हो, नंबर ऑफ मोल्स N2 रहे हो और टेम्परेचर T2 रहा हो। आप लोग ये तो जानते ही हो ना भाई कि PV = nRT से PV = nRT के हिसाब से अगर देखा जाए तो इक्वेशन क्या बनेगी, P1 V1 N1 R एज इट इज रहेगा और T1, यानी P1 V1 बाय N1 T1 किसके बराबर है, R के बराबर है। और यहां पर देखोगे तो आप कहोगे सर P2 V2 बाय N2 T2 जो होगा वो R के बराबर होगा। अगर इस इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन 2 को आप कंपेयर करो, ये भी R के बराबर वो भी R के बराबर, तो क्या मुझे एक बात समझ में आ जाएगी, ये बात समझ में आ जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं लिखूंगा क्या भाई, P1 V1 बाय N1 T1 बराबर हो जाएगा P2 V2 बाय N2 T2। और जिसको ये बात समझ में आ गई, जिसको ये इक्वेशन बनानी आ गई, वो सारे के सारे न्यूमेरिकल कर लेगा भाई। वो करवाऊंगा, टेंशन ना लो, सब करवाऊंगा, लेकिन यहां पर तो हो जाएगी। आगे देखिए भाई,
अब मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूं। क्या बात है वो जरा देखिए। जैसे ये आइडियल गैस इक्वेशन है, वैसे ही आइडियल गैस इक्वेशन की एक और फॉर्म है जिसको हम कहते हैं अल्टरनेट फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। एक बार देख लेता हूं कि मैं उसको अलग से हेडिंग डाली हुई है। नहीं, इसे भी बता देता हूं, अभी बता दो, डरना नहीं है भाई, डरना नहीं है। जरा देखिए, इसी आइडियल गैस को दूसरी तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कैसे, जरा देखिए। अल्टरनेट फॉर्म, मैं यहां पर लिख रहा हूं अल्टरनेट फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन ऐसे क्या होगी वो जरा देखिए भाई, क्या होगी वो जरा देखिए। वी नो दैट पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, एनआरटी। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि मोल किसके बराबर होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, हाँ या ना। आप जैसे यहां पर पुट करोगे तो हो जाएगा पी वी बराबर गिवन मास बाय मोलर मास और आरटी। अब आपको क्या करना है कि मास इधर ले आना, वॉल्यूम इधर ले आना, तो ये बन जाएगा पीएम और ये बन जाएगा गिवन मास बाय वॉल्यूम और आरटी रहेगा एज इट इज रहेगा, एज इट इज। देखिए, गिवन मास बाय वॉल्यूम आप लोग जानते ही होंगे बेटा जी, गिवन मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी के बराबर होता है ना, डेंसिटी ऑफ गैस। आप कहोगे सर याद तो आ रहा है, तो मैं यहां पर लिखूंगा पीएम डी आर टी। आप लोगों को मैं एक इक्वेशन याद करने का तरीका बताऊं, आप ऐसे कर लेना, पीएम डर्टी है, वैसे है नहीं है, पीएम तो बहुत अच्छे हैं अपने, लेकिन फिर भी याद रखने के लिए कि पीएम डर्टी है। और यदि यह बात याद रही पीएम डर्टी है, किनके लिए, गलत लोगों के लिए, तो आप लोगों को यह इक्वेशन बड़ी अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब यदि आप कहें कि सर अगर मैं इस इक्वेशन से यह कहूं कि स्टेट 1 और स्टेट 2 अगर दो हो जाए, किसी गैस की अलग अलग स्टेट हो जाए, तो वहां पर इनका यूज कैसे करेंगे। यूज भी तो आना करना चाहिए ना भाई, हमें आना चाहिए। तो जरा देखिए, यूज ऑफ दिस इक्वेशन, क्योंकि मैं आप लोगों को एक बार यूज जरूर सिखाऊंगा, उसके बाद में न्यूमेरिकल की ऐसी तैसी करूंगा तुम्हारे सामने, तुम ही करोगे मेरे साथ साथ। क्या लिखोगे यहां पर कि स्टेट 1, अलग पेन ले लेते हैं, तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, स्टेट 1 और स्टेट 2, मतलब कोई गैस की एक अवस्था होगी और बाद में उसकी कुछ दूसरी अवस्था हो गई। हो सकता है कि इधर प्रेशर P1 हो और गैस ही अलग हो जाए, मोलर मास M1 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, गैस भी तो अलग अलग हो सकती है। और बराबर हो जाएगा क्या, देखो भाई, इसको अगर मैं यूज करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, पीएम बाय, चलो इसको एक डायरेक्टली लिख देते हैं, छोड़ो डरो मत, P1 V1 बराबर डेंसिटी R और T1, ऐसे लिख देते हैं। और यहां पर क्या आएगा, P2 M2 बराबर D2 R T2। ये इक्वेशन अगर 1 मान ली जाए, ये इक्वेशन अगर 2 मान ली जाए, दोनों को डिवाइड कर दें तो P1 M1 बराबर P2 M2 और आएगा आपके पास D1 बाई D2 और T1 बाई T2, और R तो कैंसिल हो ही जाएगा, R क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल हो जाएगा। और यदि R कैंसिल हो गया, यदि R कैंसिल हो गया तो सब कुछ समाप्त, सब कुछ समाप्त, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। अब आता हूं मैं आपको न्यूमेरिकल सिखाने में। न्यूमेरिकल सीखते हैं भाई। अब न्यूमेरिकल, पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, द प्रेशर ऑफ इंटरस्टेलर स्पेस इज अबाउट, भाई साहब इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, इंटरस्टेलर स्पेस वहां पहुंच गई। प्रेशर दिया है इसमें, गजब का प्रेशर दिया है भाई, बहुत ज्यादा प्रेशर दिया है भाई। चलो भाई, जो भी प्रेशर दिया है सुन लेते हैं इनकी बात। क्या दिया इन्होंने, इन्होंने कहा कि जो प्रेशर है वो दे रखा है 4 इंटू में 10 की पावर 22 ATM। देखो आपको याद होगा, अगर 4 इंटू में 10 की पावर 2 ATM लेंगे तो आपको आर की कौन सी वैल्यू यूज करनी पड़ेगी, 0.081 वाली दे भी रखी है वो, ठीक है, ATM।
लीटर लिख लेना यहां पर, ठीक है। और इफ द टेम्परेचर इज 3 केल्विन, बहुत ठंड थी भाई, 3 केल्विन, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट पर लीटर, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट पर लीटर। मोल हमसे पूछे हैं, पर लीटर का मतलब क्या हो गया कि वॉल्यूम 1 लीटर होगी भाई, हाँ या ना। आप कहोगे सर बिल्कुल वही बात चल रही है, आर की वैल्यू दे ही रखी है। बहुत खतरनाक बात पूछ ली भाई, बता ही नहीं पाएंगे हम तो, हमारे बच्चे भी ना बता पाएंगे, तुम तो बता दोगे। वी नो दैट, पहले तो ये अंग्रेजी लिखनी बहुत जरूरी है। वी नो दैट पीवी इक्वल्स टू होता है एनआरटी। पी की जगह पर आप रखोगे क्या, पी की जगह पर आप रखोगे 4 इंटू में 10 की पावर 22, वॉल्यूम 1 लीटर है और नंबर ऑफ मोल्स हमें काउंट करने हैं 1 लीटर में कितने होते हैं भाई। आर की वैल्यू दे रखी कितनी, 0.0821। अच्छा क्या दिया हुआ है, कौन वैल्यू भूल गए ये। चल लीजिए, ये हो सकता है कि इन्होंने अपने हिसाब से वैल्यू दे रखी हो, तुम यही यूज करना, यही करेक्ट है हर जगह, ठीक है भाई। तो भाई और जय आंसर आएगा, जय आंसर आएगा टी, टेम्परेचर 3 केल्विन। पूरी इक्वेशन सॉल्व करना, मोल देखना, जो भी इससे मिलता जुलता आंसर आएगा उस पर टिक कर देना। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे चैट बॉक्स में चाहिए और इस क्वेश्चन का नाम हो जाएगा भाई साहब बाहुबली क्वेश्चन। क्या हो गया ये, बाहुबली क्वेश्चन। चैट बॉक्स में करेक्ट आंसर चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक बात बोली गई है, इस क्वेश्चन को यहां पर रखने का मतलब है तुम्हारा सबसे बड़ा उल्लू बनाना, ठीक है। उल्लू कैसे बनोगे तुम जरा देखो। आप लोगों को लगेगा सर द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1.8 ग्राम H2O, वो वॉल्यूम पूछी है, वो पूछी है, वेट दे रखा है कितना 1.8 ग्राम वाटर का, और मोलर मास कितना होता है वाटर का 18, आप लोगों को पता ही होगा ग्राम पर मोल, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था। प्रेशर दे रखा है कितना बेटा, आप कहोगे 760 mm, और आपको मैंने ये भी बताया था कि 760 mm जो है वो 1 ATM के बराबर होता है। तो आप इसको लिखोगे बेसिकली 1 ATM, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 ATM जो है वो 760 mm ऑफ Hg के बराबर होता है। याद आया कुछ, बहुत बढ़िया। आप ऐसे ही करोगे, ऐसे करोगे सब कुछ। आप टेम्परेचर भी दे दिया भाई साहब, टेम्परेचर भी दे दिया 4 डिग्री सेल्सियस, यानी इसमें अगर मैं 273 जोड़ दूं तो ये हो जाएगा 277 केल्विन। भाई साहब सर सब कुछ तो पता है, सब कुछ दे रखा है, लेकिन जब हम यहां पर आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, तो आप क्या लिखोगे, आप कहोगे सर पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। पी हमें दे रखा है प्रेशर कितना 1 ATM, वॉल्यूम कितना दे रखा है पूछा है सर, नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे गिवन मास बाय मोलर मास वाले फॉर्मूले से अगर आप निकालोगे, गिवन मास बाय मोलर मास वाला यहां रख देना। आर की वैल्यू आप जब प्रेशर को आप ATM में ले रहे हो तो आर की वैल्यू कौन सी यूज होगी, आप कहोगे सर आर यूज करेंगे हम 0.0821 ATM लीटर मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स, ठीक है जी। जरा देखिए 0.0821 और यहां पर रखोगे 3, यहां से इस इक्वेशन को सोल्व करोगे, W की वैल्यू रखोगे, मोलर मास की वैल्यू रखोगे, तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा। मान लो कोई आया, वो आया लीटर में, वो क्या आ गया जी लीटर में आ गया, लीटर में आ गया, क्या करोगे, लीटर में आ गया, क्या कर सकता हूं। जैसे ही आपका वॉल्यूम लीटर में आएगा आप उसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करने पर उसका आंसर ml में भी आ जाएगा। बोलो यार, हो सकता है कि नहीं। आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है, उसका आंसर ml में भी आ जाएगा, डरने की बात है ही नहीं। अब जो भी आंसर आएगा ना, हो सकता है इन 4 ऑप्शन में से वो मैच हो जाए, और हो सकता है कि वो किसी भी ऑप्शन से मैच ना हो। इसका मतलब क्या है, ये जो इक्वेशन आप लगा रहे हो इस क्वेश्चन के लिए गलत है। सब डेटा दे रखा है,
तुम्हें लगेगा तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो, लेकिन आंसर तुम्हारा गलत आएगा। क्यों? क्योंकि एक एटीएम अगर प्रेशर है, एक एटीएम प्रेशर पे, आप मुझे बताइए वाटर कब रहता है गैस फेज में? 100 डिग्री के बाहर रहता है ना। 4 डिग्री पर तो वो पानी होगा कि नहीं होगा? पानी होगा ना भाई। आप कहोगे अरे सर कितनी बड़ी बात बोली आपने, सही बात बता रहे हो आप। इसका मतलब क्या हुआ होगा? ये तो गजब बात हो गई। आप लोगों को याद होगा मेरे बच्चों कि जब हम कोई लिक्विड लेंगे तो लिक्विड के लिए आइडियल गैस इक्वेशन थोड़ा यूज करेंगे। उसके लिए तो सिंपल क्या यूज करना है? डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगी? मास बाय डेंसिटी, हाँ या ना? और पानी की डेंसिटी आप लोग जानते ही हैं, 1 एटीएम पर कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml होगी बेटा जी, 1 होती है। आप वॉल्यूम आपको निकालनी है, वेट आपको दे रखा है 1.8 ग्राम, डेंसिटी यहां पर 1 रखोगे तो 1.8 आएगा आंसर। अब आएगा करेक्ट आंसर, बी फॉर बाहुबली। टेन टेन टेन। इस तरीके से करेक्ट आंसर आएगा। इतना हाथी घोड़ी जोड़े हुए ना, तो कम से कम ये देख लेना नालायक गधो कि ये जो हमारे पास वाटर है ये गैस भी था या लिक्विड ही दे दिया। ऐसे क्वेश्चन भी आते कंफ्यूज करने के लिए। देख कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है? आगे बढ़िए भाई, अगले क्वेश्चन में टेन आ गए हम। क्या कह रहा है? क्या कह रहा भाई? ये अ वेसल कंटेन्स 1 mole of O2 as at gas at a temperature T. The pressure of the gas is P. An identical vessel containing, identical vessel का मतलब क्या हो गया? दोनों कंडीशन में एक ही जैसा वेसल यानी बर्तन यानी कंटेनर था, यानी दोनों कंडीशन में उसकी वॉल्यूम सेम ही रहेगी भाई। कंटेनिंग 1 mole of helium gas at temperature 2T, पहले T माना था तो टेम्परेचर 2T हैज अ प्रेशर। प्रेशर पूछा है क्या होगा? सिंपल बात है, सिंपल बात है। एक तरफ O2 ले ली और एक तरफ हीलियम ले ली, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो आपको ये बात सिखाई थी भाई कि P1 V1 बाय N1 T1 करा था मैंने, है ना? और यहां पर P2 V2 बाय N2 T2 कर दूंगा। इन दोनों को बराबर करना था, याद होगा आप लोगों को इक्वेशन का यूज करने के लिए। आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, क्या यहां पर कंटेन्स 1 mole ऑफ O2 दे रखी है? तो आप क्या काम करेंगे? अरे याद होगा ना मैंने कैसे इक्वेशन यूज करनी सिखाई थी कि कोई भी फॉर्मूला होगा बस आपको यूज करना आना चाहिए गैस का। कहां दिखाई थी वो बता देता हूं। अरे ये सिखाई थी ना, ये P1 V1 बाय N1 T1 बराबर P2 V2 बाय N2 T2 कर देना। किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी गैस के लिए, कुछ भी कर रहे हो उसके लिए कर देना, आंसर अपने आप आ जाएगा। कैसे जरा देखो, वापस आता हूं, टू द पॉइंट बात करता हूं कि ये मैंने बराबर कर दी। P1 की जगह पर प्रेशर कितना था भाई? मान लीजिए P दिया हुआ है तो मैंने वहां पर P रख दिया। वॉल्यूम जो भी आइडेंटिकल कंटेनर है तो आप ये तो कह सकते हो कि कोई भी गैस हो, V1 के लिए भी V था और V2 के लिए भी क्या हो जाएगा V। चाहे आप O2 के लिए गए या बेटा हीलियम के लिए गए तो मैंने कह दिया V है। नंबर ऑफ मोल्स 1 था, टेम्परेचर कितना था? T था। अब जब आप बराबर करोगे इसका P2 यानी हीलियम का प्रेशर तुम्हें निकालना है, वॉल्यूम वही रहेगा V, नंबर ऑफ मोल्स इसके 1 हैं और टेम्परेचर कितना था बेटा? 2T। ध्यान से देखिए हीलियम के लिए कितना था? 2T। तो यहां पर मैंने लिख दिया 2T। क्या मुझे पता है ये TT से कैंसिल हो जाएगा, ये VV से कैंसिल हो जाएगा, बोलो भाई। और जब यहां से इसको यूज करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 2P बराबर आएगा P2, और P2 क्या था? हीलियम का प्रेशर। किसके बराबर आएगा? 2P के। और करेक्ट आंसर आएगा कटप्पा। करेक्ट आंसर आएगा जी कटप्पा। और इसी को टिक करके हमें आगे बढ़ना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है और कुछ नहीं करना। चल लीजिए भाई। अब देखो भाई, यहां पर दिया गया है 3.7 ग्राम ऑफ ए गैस 25 डिग्री सेल्सियस occupied the same volume as 0.184 gram of hydrogen at 17 degree and at the same pressure. What is the molecular weight of the gas? प्लीज बता दीजिए। खतरनाक क्वेश्चन है
मान लीजिएगा एक तरफ दे रखी है आपको गैस और एक तरफ दे रखी है आपको हाइड्रोजन, इन्हीं की बात करिए उसने। आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात, इसके लिए मुझे वेट दे रखा है कितना, 3.7 ग्राम, और टेम्परेचर जो दे रखा है इस गैस का वो कितना दे रखा है, वो होगा इसका टेम्परेचर ऑफ गैस बराबर कितना होगा बेटा जी, 25 डिग्री सेल्सियस। और यदि 25 डिग्री सेल्सियस में मैं 273 जोड़ दूं तो कितना होगा भाई, आप कहोगे सर 298 केल्विन। मजा आ गया। अब जरा देखिए, वॉल्यूम सेम है, यानी मैं वॉल्यूम ऑफ गैस को V से डिनोट कर देता हूं और प्रेशर भी सेम है, तो क्या मैं प्रेशर ऑफ गैस को P से डिनोट कर दूं। अब मैं बात करूंगा हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का आपको दे रखा है कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन जो होगी वो तो सेम ही होगी, V है, और प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन जो होगा वो भी सेम ही है, P मान लो उसको। और टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन की बात करूं तो वो मुझे दे रखा है 17 डिग्री सेल्सियस। 17 डिग्री सेल्सियस में अगर मैं 273 जोड़ूंगा तो आएगा 290 केल्विन। अब जरा देखिए, इसने बोला है वेट ऑफ हाइड्रोजन दिया है, वेट ऑफ हाइड्रोजन दिया है 0.184 ग्राम। वेरी गुड। और आप लोग जानते हैं कि मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर होता है, आप कहोगे सर मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन बराबर था 2। बहुत खतरनाक है, शायद हमें याद भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी 2 होता है। अब जरा देखो, हमें मोलर मास निकालना है गैस का, तो मैंने मोलर मास ऑफ गैस को निकालना है तो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। मैंने आपको बताया था कि आइडियल गैस इक्वेशन जब आप यूज करेंगे किसी न्यूमेरिकल के लिए तो 2 स्टेट मान लेनी है, चाहे वो स्टेट 1 स्टेट 2 हो किसी सेम गैस के लिए, या फिर अलग अलग गैस के लिए ही क्यों ना हो। हम लोग ये बात तो जानते ही है ना भाई, हम लोग तो ये बात जानते ही थे ना कि भाई अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, देखिएगा आइडियल गैस इक्वेशन मैंने आपको पढ़ाया था कि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी था या नहीं था, बताओ यार, आपको सर बिल्कुल था। तो भाई अगर मैं इसको करूं इधर पीवी बाय एनटी बराबर आर हो जाएगा, चाहे वो गैस ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, सबके लिए ही लगेगा ना भाई। तो क्यों ना मैं दोनों के लिए एक बात कर लेता हूं यहां पर कि प्रेशर ऑफ गैस इनटू में वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइड बाय मोल ऑफ गैस टेम्परेचर ऑफ गैस बराबर किसके आएगा, बोलो, कि प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इनटू में वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, आपके पास मोल ऑफ हाइड्रोजन इनटू में टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन। आपको ये फॉर्मूले में यहां पर वैल्यू पुट करनी है। अब कहानी यह है कि मोल ऑफ गैस को या मोल ऑफ हाइड्रोजन को हम कैसे लिखें। आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होगा मेरे बच्चों कि भाई मोल बराबर होता है, जरा देखिए, मोल बराबर होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ये पढ़ा होगा आपने, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। क्यों ना मैं ऐसा कर दूं कि इस फॉर्मूले में प्रेशर ऑफ गैस जो था वहां पर प्रेशर ऑफ गैस रहेगा, वॉल्यूम ऑफ गैस रहेगा, और यहां पर मैं लिख दूं गिवन मास ऑफ गैस इनटू में मोलर मास ऑफ गैस ऊपर चला जाएगा, और इनटू में टेम्परेचर ऑफ गैस बराबर आएगा किसके, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इनटू में वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय गिवन मास ऑफ हाइड्रोजन, मोलर मास ऊपर चला जाएगा तो मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इनटू में टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन। देखो बेटा पूरी इक्वेशन लिखवाई है, वहीं से निकल कर आई थी, कुछ नहीं करना है, आपको वैल्यू पुट करनी है जो मैंने यहां पर लिखी हुई है, सारी वैल्यू पुट करोगे और इस क्वेश्चन का मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दिखाओगे। क्योंकि जितने ज्यादा आप क्वेश्चन करते हो, जितने ज्यादा आप आंसर वहां पर दिखाते हो, मैं उन सब में से एक लाइक मेरा भी होता है, जो भी आपके आंसर को लाइक करता होगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कौन कितना सीरियस है पढ़ाई को लेकर और कौन कितना नहीं है। तो आप लोग भी मुझे इसका करेक्ट आंसर देंगे और इस क्वेश्चन का जो नाम रखेंगे हम, इस क्वेश्चन का नाम हम रखेंगे बंदरिया। क्या रखेंगे जी? बंदरिया। ये हो गई बंदरिया, ठीक है जी। बंदरिया क्वेश्चन का मुझे आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स के अंदर। तो भाई मैंने पूरा तरीका बता दिया है, वैल्यू पुट करनी है, आंसर तुरंत निकल के आएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आ गया है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहा गया है
इसने बोला है अज्यूमिंग आइडियल बिहेवियर द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ अमोनिया टू दैट ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज। देखिए बेटा, डेंसिटी का रेशियो निकालना है। दो गैस है आपके पास, अमोनिया और HCl। वैसे तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, दुनिया में कोई भी गैस आइडियल नहीं है। आइडियल सिर्फ बिहेवियर हो सकता है किसी गैस का जो नेचर में रहती है। आइडियल गैस अपने आप में एक इमेजिनरी गैस है, समझिएगा। अब इसने इस क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि अमोनिया और HCl आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है, यानी यहां पर PV = nRT लग सकता है, यानी यहां पर PM = DRT लग सकता है, डर्टी PM वाला। तो जरा देखिए, डेंसिटी की अगर बात करें होंगे तो आपको सीधा एक ही फॉर्मूला याद आया होगा, वो फॉर्मूला क्या है, डर्टी PM। अब जरा देखिए, आपको यह भी पता होगा अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, आप लोग ये बात तो जानते ही हो ना भाई कि PM जो होता है वो डर्टी है, DRT है। और आपको मैंने बताया था यदि आपके पास दो गैस हो, यदि आपके पास अलग अलग स्टेट हो, तो मैंने आपको क्या बताया था बेटा जी कि भाई P1, इसको आप करना भी चाहे, जैसे इसको आपने मान लीजिए स्टेट 1 के लिए लिखवाया था, मैं बार बार लिखवा रहा हूं, तुम लोगों को समझ में आना चाहिए बेटा जी, गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी आंसर। स्टेट 1 क्या पर लिखते थे हम, P1 M1 बराबर, और डेंसिटी 1, R हमेशा सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता, और टेम्परेचर 1। यहां पर हम क्या लिखते थे बेटा जी, P2 M2 बराबर D2R और T2। मान लो इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे पास इक्वेशन क्या आएगी, मेरे पास इक्वेशन आएगी सर, अगर मैं दो गैसों के लिए ले लूं, एक हो गई हमारे पास अमोनिया और दूसरी होगी HCl, तो मेरे पास आएगा सर प्रेशर ऑफ अमोनिया, अगर मैं ऊपर लिखता हूं प्रेशर ऑफ अमोनिया इनटू में मोलर मास ऑफ अमोनिया, ठीक है, और डिवाइड बाय हम क्या करेंगे भाई, बोलो, प्रेशर ऑफ HCl, यही लिखोगे, इनटू में, क्योंकि हमने डिवाइड कर रहे हैं इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को, और 1 और 2 अमोनिया के रिस्पेक्ट में हमने मान लिया। तो यहां पर क्या आएगा बेटा जी, आपके पास आएगा मोलर मास ऑफ HCl बराबर होगा प्रेशर ऑफ HCl इनटू में और मोलर मास ऑफ HCl, नहीं दोनों क्या हो जाएगा, ओह टेम्परेचर आएगा ना, PM DRT, ओह ये लिखना पड़ेगा हमें RT वाला, हाँ ठीक है, PM VM वाले इधर आ गए, उधर आएगा हमारे पास क्या बेटा जी, D1 ऑफ अमोनिया यानी डेंसिटी ऑफ अमोनिया इनटू में टेम्परेचर ऑफ अमोनिया, और ये हमारे पास आएगा डेंसिटी ऑफ HCl इनटू में टेम्परेचर ऑफ HCl। आप जरा ध्यान से देखिएगा, आइडियल बिहेवियर दिया रखा है, सेम टेम्परेचर है और सेम प्रेशर है दोनों गैस के लिए, यानी प्रेशर ऑफ अमोनिया और प्रेशर ऑफ HCl क्या हो गए, दोनों बराबर, तो कैंसल आउट हो जाएंगे। टेम्परेचर भी सेम हो गए तो ये भी क्या हो जाए, कैंसल आउट हो जाएंगे। ये रेशियो मुझसे पूछा है, और आप लोगों को क्लोरीन का 13.5 दे रखा है, हाइड्रोजन का आप जानते हैं, तो आपको मोलर मास भी निकालना पड़ेगा, HCl का मोलर मास निकालना पड़ेगा, अमोनिया का, यहां पर वैल्यू पुट करके जो भी आंसर आएगा इसमें आप ऑप्शन बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, लेकिन अपने नाम के साथ, अपना नाम और आप जहां से भी हैं, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन का नाम पहले वाले का बंदरिया था, इसका नाम हम रख देंगे भाई कटप्पा, कटप्पा इसका नाम हो जाएगा भाई, ठीक है। तो आप लोग जो हैं इस वाले क्वेश्चन को सही तरीके से कर लेंगे। अब जरा देखिए भाई, आगे बढ़ते हैं और कोई क्वेश्चन देखते हैं जो भाई आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेटेड हो, चाहे तो अलग अलग स्टेट से रिलेटेड हो, चाहे एक ही इक्वेशन से रिलेटेड हो। यहां पर कहा गया है एट 300 केल्विन द डेंसिटी ऑफ ए सर्टेन गैस, अच्छा, मोलिक्यूल एट 2 बार इज डबल, कि जो उसकी डेंसिटी है वो डबल हो जाती है किसी गैस की, नाइट्रोजन से। तो आप लोग क्या मान के चलोगे, खुद सोचना क्या मान के चलना है आपको। एक तरफ हम मान लेंगे कि वो गैस है, उसकी बात चलेगी, और एक तरफ होगा आपके पास नाइट्रोजन, ये बात चलेगी। अब मुझे बताइए, अगर मैं ये कहूं एट 300 केल्विन, टेम्परेचर मेरे पास 300 केल्विन है जो चेंज नहीं हो रहा है, यानी इसके लिए भी टेम्परेचर कितना हो जाएगा 300 केल्विन, टेम्परेचर ऑफ गैस कितना हो जाएगा 300 केल्विन, और नाइट्रोजन के लिए भी टेम्परेचर कितना होगा TN2 300 केल्विन, होगा कि नहीं। आप कहोगे सर बिल्कुल हो गया।
अब जरा देखिए, अगर मैं यहां पर कहूं कि डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन को मैंने मान लीजिएगा डी मान लिया, तो डेंसिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। बोलो, तो हम कहेंगे यहां पर 2D हो गई भाई वो। और यदि मैं बात कहूं कि आपके पास नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का जो प्रेशर दे रखा है, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन वो दे रखा है 4 बार, और गैस का जो प्रेशर दे रखा है वो दे रखा है 2 बार। ध्यान से देखिएगा, 2 बार। आप लोग ये भी देखेंगे मेरे बच्चों कि यहां पर जो नाइट्रोजन है उसका मोलर मास अगर आप कैलकुलेट करना चाहो, मोलर मास, तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। आपको एकदम सन्नी देओल वाला फॉर्मूला बताया हुआ है मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में, लगा लेना उसमें, तो 28 ग्राम पर मोल आएगा। जबकि मुझे क्या करना है भाई? गैस का मोलर मास मुझे फाइंड करना है, तो क्यों ना मैं ऐसा कर लूं कि मोलर मास ऑफ गैस को मैंने एज इट इज ऐसे मान लिया, कोमा, मतलब क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आप लोगों को बताता हूं मैं अल्टरनेट फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन से कैसे आपको इक्वेशन बनानी है। वी नो दैट क्या भाई कि पीएम जो थे वो डर्टी हैं, पीएम जो थे वो डर्टी हैं। और यहां से मैंने आपको अगर बताया कि एक मेरे पास गैस हो और एक मेरे पास नाइट्रोजन हो, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? मैं कहूंगा कि प्रेशर ऑफ गैस इनटू में मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इनटू में मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन बराबर आएगा डेंसिटी ऑफ गैस, आर कटी जाएगा, और टेम्परेचर ऑफ गैस, यहां पर आएगा डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन इनटू में टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन। ध्यान से देखिए बेटा प्यार से, प्रेशर ऑफ गैस क्या दे रखा है? प्रेशर ऑफ गैस दे रखा है आपको 2 बार, तो यहां पर आप लिखेंगे 2। मोलर मास आपको कैलकुलेट करना है गैस का। मोलर प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना दे रखा है? 4 बार, तो यहां पर लिखेंगे आप 4। और आप लोग जानते हैं कि जो N2 का मोलर मास होता है वो हो जाएगा 28। बोलो हाँ या ना? आपको सर हो गया। आगे देखिए, अब मैं कहूंगा डेंसिटी ऑफ गैस, गैस की डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा जी? 2D। जब नाइट्रोजन की आपके पास डी मानी हुई थी, तो यहां पर आप रखोगे 2D। और टेम्परेचर ऑफ गैस कितना था? 300 केल्विन, तो यहां पर आपने रखा 300। डिवाइड जब आप करेंगे तो यहां पर रखेंगे D, क्योंकि इसकी डेंसिटी 1 है, 1D है, और टेम्परेचर वही रहेगा सेम 300। खतरनाक फॉर्मूला, खतरनाक इक्वेशन सॉल्व करने के बाद D से D कट जाएगा, 300 से 300 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा। सॉल्व करोगे, मतलब मैथमेटिक्स बड़ा खतरनाक है मेरा, तुम्हें पता ही है यार। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है जी, तो आप हम कहेंगे इस क्वेश्चन का नाम हो जाएगा गधों का सरदार, यानी तुम लोग। ठीक है जी, गधों का सरदार, यह है क्वेश्चन जिसका आंसर आपको निकालना है। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। आहा, नया लॉ आ गया। आइडियल गैस इक्वेशन समझ में आई होगी, आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेटेड आपने क्वेश्चन करे होंगे। अब हम पढ़ेंगे डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या कहता है ये लॉ, इसके बारे में बात करेंगे, फिर समझेंगे भी क्या आएगा। जरा देखिए, पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, छोड़ो क्या कहता है ये तो बात की बात है, एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिएगा आपके पास एक कंटेनर है जी, ये कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर एक और बी और ये सी गैस है, 3 गैस है जो आपस में रिएक्शन नहीं करती हैं। मैंने क्या बोला आपको? मैंने बोला कि भाई ये सी है और ये गैस हमारे पास बी हो जाएगी और ये गैस मेरे पास ए हो जाएगी। ए बी सी 3 गैस है जो आपस में रिएक्शन नहीं करती। आप समझना कि जिस कंटेनर में ये रखी होंगी वहां पर तो बहुत सारे पार्टिकल होते होंगे, इनके पूरा मिक्सचर होता होगा वो तो यार। आपको सर बिल्कुल सर मिक्सचर तो है। अब होता क्या कि गैस के पार्टिकल जो होते हैं ना वो कॉन्टिन्यूसली मोशन करते रहते हैं, एक दूसरे के साथ टकराते रहते हैं, टन टन टन, ऐसे हम भी मानेंगे इसमें ना, ऐसे ही। तो मान लीजिए मैं गैस का पार्टिकल हूं तो मैं भी तो एक जगह थोड़े रहूंगा, मैं भी ऐसे रहूंगा भाई, फटाफट टन टन टन। तो होता क्या है
गैस के पार्टिकल कभी इस गैस के कंटेनर की वॉल से टकराते हैं, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, ऐसे टकराते हैं। हम लोग ये बात जानते हैं कि गैस का कोई भी पार्टिकल हो उसका तो कोई ना कोई मास होगा, और यदि वो किसी वेलोसिटी से चल रहा है तो उसका कोई एक्सेलरेशन भी होगा। F इक्वल्स टू एम में कहता है कि किसी पार्टिकल का अगर एक्सेलरेशन है और मास है तो वो फोर्स भी लगाएगा। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई कि सर ये गैस ए बी सी आप लोगों का एक फोर्स लगा रही है इसकी कंटेनर की वॉल पे। आप लोगों को मोल कॉन्सेप्ट वाले टाइम में मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो फोर्स है ना वो एक एडिटिव प्रॉपर्टी है। कैसे बताई थी, याद है? मान लो मुझे दीवार गिरानी थी, मैंने फोन लगाया था थोर को, थोर और ये हल्क वल्क सब आए थे, है ना, हेल्प करने के लिए, तो मैं फोर्स लगाऊंगा यहां पर, वो भी फोर्स लगाएंगे, बाकी सब लोग फोर्स लगाएंगे, तो हमारा फोर्स जुड़ जाएगा ना। सेम ऐसा ही होता है, सेम ऐसा ही होता है बेटा जी, कि हम लोग ये बात कहेंगे कि भाई अगर मैं गैस के कंटेनर की वॉल पे टोटल फोर्स कैलकुलेट करना चाहूं तो वह गैस ए के फोर्स प्लस गैस बी के द्वारा लगाया गया फोर्स और गैस सी के द्वारा लगाए गए फोर्स के बराबर होगा, क्योंकि फोर्स तो एक एडिटिव प्रॉपर्टी है। आप लोग ये भी जानते होंगे, आप लोग ये भी जानते होंगे प्रेशर का एक फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया, होगा कि नहीं? आप लोग सर बात तो सही कह रहे हो। और जब एरिया होगा वो किसके बराबर होगा बेटा जी? सॉरी, जो फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा? प्रेशर इंटू में एरिया के बराबर। तो जरा देखिए बेटा, क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं पी टोटल इंटू में एरिया टोटल, और बराबर आएगा कितना बेटा जी? पी ए इंटू में एरिया ऑफ ए जहां पर वो टकरा रही होगी, पी बी इंटू में एरिया ऑफ बी प्लस पी सी इंटू में एरिया ऑफ सी। अब मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि जिस कंटेनर में गैस ए बी सी डी रखी है, मतलब जितनी भी रखी है, इनके लिए कंटेनर तो बिल्कुल समान है ना भाई। इनके लिए तो सारे जितनी भी वॉल होंगी उनका एरिया कांस्टेंट होगा ना। तो क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि भाई एरिया ऑफ ए बराबर होगा एरिया ऑफ बी बराबर होगा एरिया ऑफ सी बराबर ए के? आपको सर कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, और टोटल एरिया भी वही होगा, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे बेटा जी? पी टोटल ए बराबर पी ए इंटू में ए प्लस के, पी बी इंटू में ए प्लस के, पी सी इंटू में ए कॉमन आके कैंसल आउट हो जाएगा, और टोटल प्रेशर जो होगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी के बराबर होगा। मतलब ए के द्वारा लगाया गया प्रेशर, बी के द्वारा लगाया गया प्रेशर और सी के द्वारा लगाया गया प्रेशर के समेशन के बराबर होगा। अब बहुत सारे बच्चों के ना माइंड में ये डाउट आ सकता था जब मैंने कभी पढ़ाया था कि भाई प्रेशर जो है वो नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी है। चाहे आप चेक कर लीजिए अपने घर में, अगर आप किसी रूम में बैठे हैं, वहां पर आपकी मम्मी पापा, आप और आपकी बहन बैठी है, तो सबके ऊपर सराउंडिंग 1 एटीएम का प्रेशर लगाती है। क्या हम जोड़ के बताएंगे कि उस रूम में 4 एटीएम का प्रेशर होगा? आप कहोगे नहीं, प्रेशर तो सबके लिए बराबर होता है। सर आपने ही बताया था मैं मोल कॉन्सेप्ट में, प्रेशर तो नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी है। फिर काहे आप यहां पर जोड़ रहे हैं? काहे डाल्टन बाबा हमें बता रहे थे कि प्रेशर को जोड़ना है? सारी गैसेस के अपने अपने प्रेशर को जोड़ लोगे तो टोटल प्रेशर के बराबर आएगा। देखिए, डाल्टन बाबा ने रिजल्ट बताया, रियलिटी कुछ और है। हमने एक तरीके से जोड़ा तो फोर्स था ना भाई। वो एक अलग बात है कि एरिया सबके लिए कॉमन हो गया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। तो एक्चुअल में ये इक्वेशन जो है रिजल्टेंट आया है किसका? फोर्स का एडिटिव, जब आपके पास एरिया कांस्टेंट हो। अदरवाइज प्रेशर जो है वो एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, ये बात तो चलो एक हो गई इस इक्वेशन की। इस इक्वेशन का फायदा किसने उठाया? फिजिक्स के इस इतनी सी बात का। ये बात आप भी जानते हो, मतलब क्या ही बताऊं मैं, इतना तो तुम्हें भी पता है। पहला चैप्टर अगर आपने फिजिक्स का पढ़ लिया, ये फॉर्मूला पढ़ लिया, तो इसको तो आप भी कर सकते हो। लेकिन मतलब फायदा किसने उठाया? डाल्टन बाबा ने। डाल्टन बाबा एकदम रोले में आ गए, एकदम फुल एकदम रोले में, और कहने लगे व्हेन ए कंटेनर having a mixture of
नॉन रिएक्टिंग गैसेस। जब हमारे पास किसी कंटेनर में एक नॉन रिएक्टिंग गैसेस होती हैं, देन द टोटल pressure of the gaseous mixture is equal to the, मैं कुछ अलग बात नहीं बता रहा हूं, इस इक्वेशन की बात कर रहा हूं कि जो टोटल प्रेशर रहा होगा मिक्सचर का, वो अलग अलग गैस के इंडिविजुअल प्रेशर के समेशन के बराबर रहा होगा, या इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होता है ना अपना, उसको हम पार्शियल प्रेशर भी कहते हैं, टू द समेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस, जो भी उसके अंदर प्रेजेंट होगी। ये डाल्टन बाबा का लॉ था। इसको नोट बनाना, अपने नोट्स बनाना अच्छे से, समझा भी मैंने दिया बढ़िया से, लेकिन जो मोटी मोटी बात याद रखनी है वो क्या रखनी है कि भाई ये नॉन रिएक्टिंग गैसों के लिए वैलिड है। नॉन रिएक्टिंग याद रख लेना भाई, अगर कोई गैस आपस में रिएक्शन कर गई तो डाल्टन बाबा का लॉ फेल हो जाएगा वहां पे। हाँ, लेकिन आप लोग कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे, सर ये बात तो बुक में भी लिखी हुई है, हमसे क्वेश्चन ना बनते बस इसके, बाकी सब ठीक है, न्यूमेरिकल भी करवाओ, ऐसे कैसे बात कर चलेगी। मैंने कहा भाई ठीक है, करवाता हूं, मैं झुकेगा थोड़ा ही, है ना। इधर देखिए, अब हम जो है इसके न्यूमेरिकल करवाएंगे आपको, मतलब पहले डेरिवेशन करवाएंगे, उसके बाद ही आप लोगों को बताऊंगा कि उनके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। जैसे मान लीजिएगा मेरे बब्बर शेर हो, इधर देखो, मान लीजिएगा कि वो कंटेनर था, यानी एक मिक्सचर था जिसके अंदर ए, बी और सी तीन अलग अलग गैस थी। तो आप मुझे एक बात बताइए, फॉर गैस ए, अगर मैं ए गैस की बात करूं, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी बराबर एनआरटी फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने। आप मुझे बताओ, पूरे मिक्सचर के लिए टेम्परेचर जो रहा होगा वो तो कांस्टेंट रहा होगा ना, वही टेम्परेचर बी के लिए रहा होगा, वही सी के लिए रहा होगा, बोलो यार। यानी जो प्रेशर है वो टेम्परेचर पे तो डिपेंड नहीं कर रहा होगा। दूसरा वॉल्यूम भी क्या है, सादी गैस के लिए बिल्कुल सेम है, तो वॉल्यूम पर भी डिपेंड नहीं करा। तो आप जरा एक बात बताओ, क्या जो प्रेशर होगा कहीं ना कहीं उसको हम डिनोट करेंगे पीए और भाई मोल्स ऑफ ए ऐसे लिख देंगे। बाकी समझ जाना कि जो भी कंटेनर है उसकी कोई ना कोई वॉल्यूम भी होगी, उसका कोई ना कोई टेम्परेचर भी होगा ना, पर ए के पार्टिकल या ए के मोल अलग होंगे, इसीलिए उसके लिए इक्वेशन क्या आएगी, PAVNART ऐसे आ गया होगा। और यहां से पार्शियल प्रेशर जो किसके बराबर आया होगा, Na, और ये लिखा होगा हमने RT/V। ये इक्वेशन आ गई किसके लिए, गैस ए के लिए। अगर हम सेम टू सेम बी के लिए ऐसा ही सोचें तो हमारे पास क्या आएगा, सिमिलरली फॉर गैस बी, तो मैं यहां क्या करूंगा भाई, मैं यहां पर करूंगा कि PB बराबर होगा NB और लिखेंगे मैं RT/V, क्योंकि टेम्परेचर वॉल्यूम सबके लिए बराबर है। आगे मैं कहूंगा भाई सिमिलरली फॉर गैस सी, क्या मैं लिखूंगा, PC बराबर NC RT/V। बोलिए भाई, आप कहोगे सर बिल्कुल यही बात समझ में आ गई हमारे। अब जरा देखो, जब आप PA PB PC वैल्यू जान चुके हो और आपको डाल्टन का लॉ भी याद है, वो वाली इक्वेशन, उस वाली इक्वेशन को हम जो है नाम देते हैं अल्फा। इसका नाम क्या हो गया, अल्फा। तो जरा एक बात बताओ बेटा जी,
यहां पर समझना भाई, देखिए भाई क्या लिख रहा हूं मैं, पुट द वैल्यू ऑफ PA, PB एंड PC इन इक्वेशन अल्फा, जो भी आपने स्टार्टिंग में मानी थी। तो आप लोग क्या लिखेंगे, P टोटल बराबर PA प्लस के PB प्लस के PC, यही इक्वेशन थी वो। जब आप वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा बेटा जी, NA RT बाय V प्लस के NB RT बाय V प्लस के NC RT बाय V। अगर मैं इन सब में से कॉमन ले लूं तो आप लोग देखोगे टोटल प्रेशर बराबर आएगा मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B प्लस मोल्स ऑफ C के सम, और कॉमन आ जाएगा RT बाय V। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे। क्या मान लिया आपने, इक्वेशन नंबर 4। अब जरा देखिए बेटा, अगर मुझे टोटल प्रेशर में और पार्शियल प्रेशर में रिलेशन निकालना हो, अगर मुझे पार्शियल प्रेशर में और टोटल प्रेशर में रिलेशन निकालना हो तो जरा ध्यान से सुनिएगा क्या होगा। इधर देखिए भाई, रिलेशन बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड टोटल प्रेशर यानी P टोटल। तो आप लोग उसके लिए क्या करेंगे, मान लो आपने ये वाली इक्वेशन 1 मानी हुई है, ठीक है, ये PA वाली आपने इक्वेशन 1 मानी हुई है, और वहां पर आपके पास P टोटल वाली प्रेशर की है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को आप डिवाइड कर दोगे इक्वेशन 4 के साथ, तो आपके पास आएगा PA बटे P टोटल। आएगा कि नहीं आएगा बताओ, आपको सब बिल्कुल आ जाएगा। देखो थोड़ा बड़ा सा लिख देता हूं, मुझे लगता है तुम्हारी आंखों पे दिक्कत ना हो जाए। PA डिवाइड बाय P टोटल। अब ठीक है ना, हाँ ठीक है। अब इधर देखो, यहां पर क्या लिखोगे, PA की वैल्यू क्या होगी, NART बाय V, NART बाय V ऐसे लिख दोगे। और जब यहां पर लिखोगे तो क्या आएगा भाई, जरा ध्यान से देखो, आपको जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा Na प्लस के NB प्लस के NC, और आप लिखोगे RT बाय V। आप मुझे बताइए, क्या ये RT बाय V और क्या ये RT बाय V कैंसल आउट हो जाएगा, सेम ही है। और यहां पर क्या बचेगा, मोल ऑफ A डिवाइड बाय मोल ऑफ A प्लस मोल ऑफ B प्लस मोल ऑफ C, इसका मतलब टोटल मोल। और जब किसी सिस्टम के अंदर, मिक्सचर के अंदर किसी कंपोनेंट के एक मोल को टोटल मोल से डिवाइड करते हैं तो वहां पर क्या बनता है, मोल फ्रैक्शन। क्या बनता है जी, मोल फ्रैक्शन बनता है। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ये कि PA बटे P टोटल बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ A। और जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ A बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू में P टोटल। क्या समझ में आई कि भाई जब आप वापस इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पार्शियल प्रेशर बराबर आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू में P टोटल। अब समझिएगा मेरी बात, ये तो गैस A के लिए बात आई है। सिमिलरली अगर मैं फॉर गैस B के लिए बात करूं तो आपको ज्यादा इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है बार बार। आप ये समझ जाना कि यहां पर लिखोगे PB, जहां PA था, जहां मोल फ्रैक्शन ऑफ A था वहां पर लिखोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ B, और यह आ जाएगा P टोटल एज इट इज आएगा। और सिमिलरली फॉर गैस C क्या आएगा भाई, PC बराबर मोल फ्रैक्शन C इंटू में P टोटल आएगा कि नहीं भाई। आप कहोगे सर ये फॉर्मूले तो हमें रट गए हैं, अब तो हम धरती के सब क्वेश्चन कर लेंगे, अगर भगवान की कृपा रही तो। बस हमारा कॉन्फिडेंस ना रुक, कहीं डिमोटिवेट हो हम, बाकी तो हमें पता है तुम ऐसी तैसी कर ही दोगे, अब बड़े आदमी जो हो गए हो। पर कोई बात नहीं, ये डेरिवेशन था,
समझना बहुत जरूरी है। चाहे एनसीईआरटी में पूछा हो, स्कूल वाले मैडम ने पूछा हो, सर ने पूछा, नहीं कोई मतलब नहीं है। हम तो साइंस पढ़ रहे हैं ना भाई, अपने आसपास होने वाली जो चीजें होती है उनको फील करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हर एक कंटेंट को बिल्कुल सीरियस लेना है। किसी को ऐसे ही मुंह फाट के नहीं बोलना है, ओ भाई मैंने तो वो किताब पढ़ी थी, ओ भाई मैंने तो यहां से पढ़ा था, वहां से पढ़ा था, ना ऐसा नहीं करना है। ये हमारे अंदर हमारी आत्मा बोल रही है कि ऐसा होगा, हमने वो पढ़ा था, उसको रिलेट करके हम ये बताएंगे हाँ ऐसा हो सकता है। आप देख लेना, किसी पूछना पड़ोसी से कि प्रेशर तो नो नेगेटिव प्रॉपर्टी है, फिर भी डाल्टन बाबा ने जोड़ दिया, ऐसा क्यों? हाथ फूल जाएंगे, पैर फूल जाएंगे। लेकिन अब तुम्हें बात पता लगा ये बात कि डाल्टन बाबा प्रेशर नहीं जोड़ रहे थे, वो तो रिजल्ट आया था, जोड़ा उन्होंने फोर्स था, फोर्स जुड़ने के बाद ये आ गया। चलिए कोई बात नहीं, माफ करा हमने तुम्हें। देखो मेरे बच्चों, डेरिवेशन अच्छा है, ये तो एक क्वेश्चन है, ठीक है। फिर उसके बाद दिखा देता हूं मैं आपको दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम करते रहेंगे मेंस, फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस आ जाएगी इस टाइप से। तो बहुत है अपने पास डेटा, तो बहुत है, सब पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज के लेक्चर में हमें इतना ही रखना पड़ेगा, ठीक है। डेरिवेशन कर लिया आपने, समझ लिया, इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो मैं आपको लास्ट क्लास मतलब नेक्स्ट वाली क्लास में बताऊंगा। लेकिन मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप लोग पेशेंस रखिए अपने अंदर, ठीक है। ये मत सोचना कि कोई एक टॉपिक एक पार्ट में नहीं करवाया गया तो सर भूल गए, सर को पता नहीं है। सर को सब पता है, कहां पर क्या होता है सब पता है मुझे। लेकिन जो आप रेडॉक्स चैप्टर की बात कर रहे थे, जो आपने देखा होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पर एक मेटल किसी के सॉल्यूशन से, किसी सॉल्ट से उसको डिस्प्लेस कर देती है, यानी डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो बेटा ओवरऑल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आती है। 12th क्लास में पूरा एक चैप्टर डिटेल में, जितना मर्जी चाहो उतना पूछना, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।